तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने बेसिकली एक डिफरेंस समझा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इथिक्स, ठीक है, ये समझने की कोशिश की थी। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोरल्स। और इथिक्स और मोरल्स होते क्या है ये अपन ने समझा था। तो हमने देखा था जब इंडिविजुअल डायमेंशन को हम कंसीडर करेंगे तो दैट विल बी नोन एज मोरल्स, ठीक है। और ऐसा सिस्टम जो कि सोसाइटी से रिलेट होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी चाहती है कि उसके मेंबर जो हैं वो इनकलकेट करें उन रूल्स एंड सिस्टम को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है, तो उसको अपन इथिक्स बोलते हैं, राइट। और इसके साथ साथ हमने और भी चीजें इसके अंदर बढ़ी थी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, राइट। तो वो चीजें अब आपको कॉपी में कैसे उतारनी है वो अलग क्वालिटी होगी, ठीक है, वो अलग डायमेंशंस होंगे, ठीक है, उसके अंदर अलग से आपका क्लासेस होंगी, राइट। अभी हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं जिससे कि एक आपका कंटेंट हो जाए। जैसे 4-5 क्लास होंगी तो उसके बाद एक टेस्ट ले लिया जाएगा आपका। टेस्ट में फिर आपको आंसर राइटिंग समझाई जाएगी किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है, राइट। चलो आज जो हमको पढ़ना है दैट इज डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स। एथिक्स हम समझ गए, ठीक है। अब हमको समझना है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स। एथिक्स की डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस क्या होती है ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो एक होता है मेटा एथिक्स, एक होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स और एक होता है अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसके अंदर दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स को हमको सबसे पहले पढ़ना है। फिर उसके बाद वर्चू एथिक्स होता है। मेटा एथिक्स के अंदर इतना कुछ खास नहीं है और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इनके ऊपर बेसिकली डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेटा एथिक्स की डेफिनेशन बता दीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की डेफिनेशन बता दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स को समझने से पहले हमने एक चीज समझी थी, इथिकल डिलेमा क्या होता है, राइट। ये हमने इसके अंदर समझा था। हमने ये समझी थी डेफिनेशन इथिकल डिलेमा की, ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है। मैंने आपको इसके अंदर महाभारत का एग्जाम्पल दिया था कैसे अर्जुन जो था वो एथिकल डिलेमा में था कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, दैट इज द एथिकल डिलेमा केस, ठीक है। इसी तरह से हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे इथिकल डिलेमास आते हैं। केस स्टडीज में भी आप देखेंगे बहुत सारे इथिकल डिलेमास होंगे। तो उन इथिकल डिलेमास को किस अप्रोच से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, कैसे उनको सॉल्व करें, दैट इज द नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज केस स्टडीज के अंदर इसको बहुत सारा काम जो होगा नॉर्मेटिव एथिक्स का यहाँ पर आएगा, राइट। हमने यहाँ पे अर्जुन का केस समझा था, ठीक है। हमने यहाँ पर फिर युधिष्ठिर का केस भी समझा था। हाफ ट्रूथ ऑफ युधिष्ठिर भी इसके अंदर समझने की हमने कोशिश करी गई थी, राइट। अब जो हमको समझना है नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर कि नॉर्मेटिव इथिक्स इज द स्टडी ऑफ द इथिकल एक्शंस। स्टडी है इथिकल एक्शंस की स्टडी है, ठीक है, कि इथिकल एक्शंस किस तरह से होने चाहिए उसकी स्टडी है नॉर्मेटिव इथिक्स। कि जब भी आप इथिकल डिलेमा में फंस गए तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, एथिकल एक्शन आपका किस तरह से होना चाहिए उसकी स्टडी जो है दैट इज नोन एज नॉर्मेटिव इथिक्स, है ना। इट डील्स विद द एथिकल डिलेमा एंड इन्वेस्टिगेट the set of questions that arises when considering how one ought to act morally in a given situation। एक गिवन सिचुएशन के अंदर किसी को मॉरली कैसे एक्ट करना चाहिए ये अपन इसके अंदर समझेंगे नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर। मतलब वेन एवर यू आर इन द, जब भी आप इथिकल डिलेमा में होंगे तो आपको क्या चीज फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप इथिकल डिलेमा से बाहर निकल जाए, राइट। तो किस तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए, राइट। तो इसी डायमेंशन को नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर 3 तरह के नॉर्मेटिव इथिक्स होते हैं। एक तो डिओन्टोलॉजिकल इथिक्स होता है, टेलियोलॉजिकल इथिक्स होता है, वर्चू इथिक्स होता है, ठीक है। तीनों का अप्रोच अलग अलग है। ये डिओन्टोलॉजी इथिक्स बोलेगा कि भाई अगर मान लो तुम इथिकल डिलेमा में फंस जाओ ना तो तुम ये वाली अप्रोच अपना लो। टेलियोलॉजिकल इथिक्स बोलेगा नहीं नहीं आप ये वाली अप्रोच अपना लो। और वर्चू इथिक्स अपनी खुद की एक अप्रोच बताएगा, राइट। तो इन अप्रोचों के ऊपर नॉर्मेटिव इथिक्स को अपन ने डिफाइन करा है कि टाइप्स ऑफ नॉर्मेटिव इथिक्स। इट इज द वे आउट ऑफ द इथिकल डिलेमा। कोई इथिकल डिलेमा हो गया उसका वे आउट है। एक एक करके पढ़ते हैं तब जाकर अपन को समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ ये समझे हैं कि व्हाट इज इथिकल डिलेमा। और नॉर्मेटिव इथिक्स ऐसी चीज है जो कि हमको इथिकल डिलेमा से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वेन एवर यू आर इन द इथिकल डिलेमा तो आपको इथिकल डिलेमा से बाहर निकालने की कोशिश करेगी, ठीक है। एग्जाम में इसमें किस तरह से लिखना है और किसको अपन को अप्रोच को फॉलो करना है वो चीज अपन इसके अंदर बताएंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द डीओंटोलॉजी, ठीक है। डीओंटोलॉजी को हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। डीओंटोलॉजी इज डायरेक्ट फ्रॉम द वर्ड डियोन। और डियोन का मतलब होता है ड्यूटी, है ना। तो डीओंटोलॉजी जब बोलता है कि जब भी आप इथिकल डिलेमा में हो ना तो आप ये याद करो कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। और उस ड्यूटी को आपको अडर करना है, बिल्कुल अनकंडीशनली इस ड्यूटी के ऊपर लगे रहना है, ठीक है। कि आप देखो अपनी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे को क्या काम दिया गया है, उस ड्यूटी को आप फॉलो करो। तो इट इज ड्यूटी बेस्ड इथिक्स। इसमें कहा है कि भाई देयर आर सर्टेन ड्यूटीज, उन ड्यूटीज को आपको फॉलो करना है, ड्यूटी बेस्ड इथिक्स है, ठीक है। डिओन्टोलॉजी को अगर हम सुपरफिशियल लेवल के अंदर समझते हैं पहले तो सुपरफिशियल लेवल के अंदर डियोन मींस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी,
एन एक्शन शुड बी जज बेस्ड ऑन द लॉज एंड द रूल्स, लॉज और रूल्स हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनकी बेस पे एक एक्शन को जज किया जाएगा। इट इज समटाइम डिफाइंड एज ए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और रूल बेस्ड एथिक्स बिकॉज रूल बाइंड्स यू टू योर ड्यूटीज। ठीक है, अब इसको कैसे हम समझेंगे, अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो, इसको समझने के लिए, डीओंटोलॉजी को समझने के लिए हमको मीन्स और एंड की थ्योरी समझनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स मानी तरीका, किस तरीके से आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हैं तो एक काम है, उसका रिजल्ट होगा, एंड मतलब क्या है, रिजल्ट, और मीन्स का मतलब क्या है, मीन्स का मतलब है तरीका, किस तरीके से आपने काम करा। डीओंटोलॉजी बोलती है कि देखो एंड के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द एंड, आप तरीके के ऊपर फोकस करो। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट, यू हैव टू फोकस ऑन द मीन्स। एंड के ऊपर फोकस ना करके आपको क्या करना है, मीन्स के ऊपर फोकस करना है। आप कॉन्सिक्वेंसी के ऊपर फोकस ना करके आप क्या करो, आप क्या करो, आप मीन्स के ऊपर फोकस करो। अगर आपका तरीका सही है ना, तो आपका रिजल्ट भी ठीक होगा। ठीक है, अगर आपका तरीका गलत है तो आपका रिजल्ट भी फिर गलत होगा। तो ये बोलते हैं तरीके के ऊपर फोकस करो, मीन्स के ऊपर फोकस करो, एंड के ऊपर फोकस ना करो। अब इसको और अपन अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो कि आप एक एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, मान लो आपके कॉलेज का एग्जाम चल रहा है। अब एग्जाम के अंदर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है कि यार मैं टॉप कर लूं। ठीक है, मतलब आपका एंड रिजल्ट क्या है, एग्जाम को पास करना है ना, टॉप छोड़ो, एग्जाम को पास करना अपना टॉप, मतलब क्या है, एग्जाम पास हो जाए, ये अपना एंड है, ये अपनी कॉन्सिक्वेंसी, काश मेरा एग्जाम पास हो जाए। ठीक है भाई, आपका एंड रिजल्ट ये है कि मेरा एग्जाम पास हो जाए। अब एक तो ये तरीका है कि आप रात दिन पढ़ रहे हैं, और रात दिन पढ़कर आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम को क्लियर कर ले रहे हैं। एक तो ये तरीका है, तरीका नंबर वन, मीन नंबर वन, मीन्स नंबर वन, क्या कि आप रात दिन पढ़े भाई, पूरे सुबह से लेकर शाम तक अथक प्रयास करा आपने, और आपने पूरा पूरा अच्छे से याद करा, और आप एग्जाम देके आ गए, आप एग्जाम में पास हो गए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने बहुत सारे चीटिंग पेपर्स बना लिए, है ना, चीटिंग पेपर्स बना लिए, और आप इसमें भी एग्जाम में जाकर पास हो गए, एग्जाम में पास हो गए। दोनों के अंदर देखेंगे तो एंड रिजल्ट इज सेम, एग्जाम में पास हो रहे हैं, पर तरीके में डिफरेंस हो गया भाई, मीन्स के अंदर डिफरेंस हो गया। यहां पर आप क्या है, आप यहां पर क्या है, आपने पहला मीन जो यूज करा दैट इज करेक्ट मीन, और दूसरा जो मीन्स यूज करा दैट इज नॉट करेक्ट मीन्स। तो यहां पे डिओंटोलॉजी इथिक्स वाले बोलेंगे कि भाई देखो, आपको अपने मीन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, आप अपने तरीके के ऊपर फोकस करो, आपका एंड अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका तरीका क्या है, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आराम से रिजल्ट अपने आप ही ठीक हो जाएगा, पर अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप चीटिंग करोगे, तो हो सकता है कि इसके अंदर एंड भी आपका खराब हो जाए। ऐसा हो सकता है चीटिंग पेपर आपका पकड़ा जाए, है ना, जो टीचर है वो आपका चीटिंग पेपर पकड़ ले और आपको फिर एग्जाम ही नहीं देने दे, और आगे भी एग्जाम नहीं देने दे। तो डिओंटोलॉजी वाले इस तरह से बोलेंगे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी बनती जाएगी, देखना जैसे जैसे पढ़ोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा आपका इसके अंदर इंटरेस्ट जगता रहेगा। तो डिओंटोलॉजी बोलते हैं कि भाई हमको अपने तरीके जो है ना, दैट शुड बी राइट, मीन्स शुड बी अपराइट, हमारे मीन्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, एंड तो अपने आप सही हो जाएगा। फिर हमको फोकस एंड पे नहीं करना चाहिए, हमें फोकस किसके ऊपर करना चाहिए, मीन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज है डिओंटोलॉजी है, डिओंटोलॉजी क्या बोलते हैं कि दे आर सर्टेन ड्यूटीज, दे आर सर्टेन रूल्स। ठीक है, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वन शुड ऑलवेज फॉलो, जो हमेशा एक आदमी को, इंसान को फॉलो करना चाहिए, चाहे से उसके फिर एंड के ऊपर ना सोचकर उसको ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए, अनकंडीशनली फॉलो करनी चाहिए, बिना कंडीशन के उसको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो आप डीओंटोलॉजी का मतलब समझे, डीओंटोलॉजी मतलब ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। इसके अंदर क्या होगा, जब भी आप डिलेमा में हो तो आप ये ध्यान रखा करो कि देयर आर सर्टेन ड्यूटीज दैट यू नीड टू फॉलो, और उन ड्यूटीज को आपको फॉलो करना है, चाहे से एंड आपका कुछ भी हो। ठीक है, जैसे ये ड्यूटी बेस्ड इथिक्स जो होंगे ना, इनको गांधीयन इथिक्स भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गांधीयन इथिक्स, इनको गांधीयन इथिक्स भी बोलते हैं। गांधी जी ये बोलते थे कि हमेशा अपने मीन्स को क्या है, मीन्स को आप अपराइट रखें। गांधी जी बोलते थे कि देखो, कोई भी आंदोलन करेंगे हम तो नॉन वायलेंस उसके अंदर रहना चाहिए, आजादी मिलेगी तो नॉन वायलेंस इज इंपॉर्टेंट देन आजादी, फ्रीडम से इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन वायलेंस है। समझ में आ रहा है,
कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे आधारित होकर हमको फ्रीडम को अचीव करना है। हमें फ्रीडम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नॉन वायलेंस, ट्रुथ। तो गांधी इस तरह से बोलते थे, जैसे आप देखेंगे गांधी ने जब अपना फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करा था, ठीक है ना, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब करा था, तो चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर गांधी ने कहा था कि क्योंकि वायलेंस हो गई तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मूवमेंट को बंद कर रहे हैं। राइट, तो वहां पर गांधी ने कहा था क्योंकि हमको हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तरीका है ना, वो है मींस। मींस आर इंपॉर्टेंट नॉट द एंड। मींस इंपॉर्टेंट है, तो नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट नॉट द फ्रीडम। फ्रीडम अगर हम नॉन वायलेंस और ट्रुथ के ऊपर बेस रखेंगे तभी फ्रीडम का कोई वैल्यू है, अदरवाइज फ्रीडम का कोई वैल्यू नहीं। अगर चीटिंग करके पास हो रहे हो तो चीटिंग करके पास होने का कोई, पासिंग होने का कोई वैल्यू नहीं, उसमें आपका डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। इसी तरह से अगर गांधी इस तरह से बोलते थे कि अगर मान लीजिए आप क्या करें, वायलेंस करके अगर आपको फ्रीडम मिल रही है तो उस आजादी का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसके अंदर क्या होगा, फिर ये आजादी जो होगी उसके अंदर वैल्यू सिस्टम आप नहीं है, फिर यहाँ के लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप यहां पर देखेंगे गांधीयन इथिक्स जो है वो ही क्या है, वो ही एक तरह से डियोंटोलॉजिकल इथिक्स है। ठीक है, अब आगे चलकर और भी एग्जांपल देखो, एथिक्स जो पेपर होगा ना उसके अंदर आप जितने एग्जांपल अपने दिमाग पे रखो, बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल पेपर है, इसके अंदर आपकी प्रैक्टिकलिटी ही चेक होती है कि इस सिचुएशन में आप किस तरह से बिहेव करते हो, तो उसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम यहां पर समझ गए अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अब इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। दिस अप्रोच एथिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल डू एंड नॉट व्हाट एन आउटकम ऑफ दैट एक्शन। एक्शन के आउटकम के ऊपर नहीं, कि आप किस तरह से वो कर रहे हैं, तरीका जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सिक्वेंसीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस वी नीड टू डू द राइट थिंग, हमको राइट थिंग करनी चाहिए, हमारी मीन्स अपराइट होनी चाहिए, बिकॉज इट इज राइट एंड अवॉइड द रॉन्ग थिंग्स बिकॉज इट इज रॉन्ग, क्योंकि वो रॉन्ग है इसलिए हमको उसको नहीं करना चाहिए। अब आपको यह है कि साहब हमको बहुत पैसा कमाना है, तो एक अप्रोच तो ये है कि गए आप बैंक के अंदर और बैंक को लूट लिया। ठीक है, खूब पैसा ही पैसा आपके पास आ गया, बहुत बढ़िया, आप भी खुश हो गए कि साहब पैसा कमाना था, बड़ा इजी मनी हमारे पास आ गया। दूसरा ये है आपने मेहनत करा, आपने बिजनेस अपना खड़ा करा, बिजनेस से आपने पैसा कमाया। ठीक है, एथिकल मीन्स आपने यूज करे और फिर आपने पैसा कमाया। तो एंड तो इसमें भी हो रहा है आपका और एंड इसमें भी हो रहा है, पर डियोंटोलॉजी वाले इसको फॉलो नहीं करेंगे। डियोंटोलॉजी वाले कहेंगे भाई ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो ये इसको अपन गांधीयन इथिक्स भी बोलते हैं, है ना। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और गांधीयन इथिक्स को आपको एग्जाम के अंदर लिखना ही लिखना है। इथिक्स के पेपर में गांधी बहुत याद किए जाते हैं बच्चों के द्वारा, राइट, क्योंकि गांधी जो है, गांधीयन इथिक्स जो है वो हमारे, हमको हमेशा उसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब क्यों जाना चाहिए, दैट इज नॉट, मतलब कि क्वेश्चन, दैट शुड नॉट बी द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, हमको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि गांधीयन एथिक्स के अंदर सही बातें कही गई है, राइट। तो महात्मा गांधी बिलीव इन द राइटियसनेस ऑफ द एक्शन, की एक्शन की राइटियसनेस दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्शन, ड्यूटी, ठीक है, और कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सही है तो एंड रिजल्ट अपने आप सही होगा। आपको एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उसको, उसका मान लो कोई वो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, अब वो ऐसे सोचे कि यार गवर्नमेंट ड्यूटी है, हमें क्या है, हमें तो क्या करना है, बस लास्ट के अंदर, मंथ के एंड के अंदर पैसा आ ही जाएगा, काम करने से क्या मतलब है। तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आप एंड के ऊपर फोकस कर गए, यहाँ पर आप यहाँ पर सैलरी के ऊपर फोकस कर गए, मनी के ऊपर फोकस कर गए, ऐसा हो गया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम अपना काम जो होगा उसको सही तरीके से करें, सैलरी तो आती जाती रहती है। ऐसा जब अप्रोच रहेगा तो दैट इज डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट, प्लीज आस्क। अभी हमने बस बहुत सुपरफिशियल लेवल से पढ़ा है, इसको बहुत डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है अपन को। ठीक है, अभी तक का अंडरस्टैंडिंग ठीक है, ठीक है। तो गांधी ऐसे समझते थे मींस आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड, एंड से इंपॉर्टेंट मींस भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना एंड है। इवन मींस आर मोर इंपॉर्टेंट, इसके अंदर मोर इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे तो ज्यादा सही गांधीयन एथिक्स की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर नॉन नेगोशिएबल। अब गांधी की, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर गांधी का कोई भी मूवमेंट देख लो, उसके अंदर उनका पहला और बहुत ही फोकस अप्रोच इनको अंदर ऐसा रहता था कि हमारे मींस शुड बी करेक्ट, हम वायलेंस को कभी फॉलो नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस शुड बी देयर। चाहे सामने वाला कितना वायलेंस करे, हमको नॉन वायलेंस करना है, हमें ट्रुथ के ऊपर टिका रहना। अब ट्रुथ का मतलब क्या होता है, गांधीयन ट्रुथ का मतलब क्या है, ये अपन गांधी जब फिलोसफी पढ़ेंगे, गांधीयन फिलोसफी, तब अपन समझेंगे ट्रुथ क्या था, ब्रह्मचर्य क्या था, ठीक है, असत्य क्या था, राइट। जो 5 वोज गांधी जी की थी वो अपन उसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये समझो गांधी क्या कह रहे हैं, गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मीन्स है,
एंड इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर देखते हैं। मान लीजिए कि आपको जीडीपी आपकी इंक्रीज करनी है, ठीक है, आपका एंड क्या है कि जीडीपी का इंक्रीज करना। तो एक एक तरीका ये है ना, जीडीपी का मतलब क्या है, जितने ज्यादा लेबर होंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, इतना अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा और इतना अच्छा क्या हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, राइट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज जीडीपी, है ना, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको जीडीपी हम बोलते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप जीडीपी को इंक्रीज करने का, आपने बहुत मेहनत करी और जीडीपी इंक्रीज हो गई, ठीक है, लेबर लॉज और ये सब चीजों को फॉलो करो। दूसरा तरीका ये है, सारे बच्चों को क्या कर दिया, काम पे लगा दिया, जैसे चाइल्ड लेबर आपने कर दिया। अब चाइल्ड लेबर कर दिया तो इसका मतलब क्या है, सारे बच्चे काम पे लग गए, बच्चे काम पे लग गए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जीडीपी बढ़ जाएगी। एक तरीका ये जो आपने अपनाया, दिस इज नॉट द राइट वे, ये राइट वे नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे। समझ में आ रहा है? तो डिओन्टोलॉजी वाले कहेंगे कि भाई, डिओन्टोलॉजी वाले कहेंगे कि भाई ये तरीका हमको नहीं अपनाना चाहिए, इसमें तो क्या होगा, इसमें तो चाइल्ड लेबर हो गया है, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट तरीका। ड्यूटी बेस्ड इथिक्स है, रूल बेस्ड इथिक्स है, तो रूल ये कहता है कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस विल क्रिएट द चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देखो कि जीडीपी बढ़ानी थी, आपने क्या करा, इंडस्ट्री इंडस्ट्री खोल दी बहुत सारी, और उसके अंदर से धुआं निकल रहा है, धुआं निकल के एनवायरमेंट का पॉल्यूशन हो रहा है। तो एनवायरमेंट का पॉल्यूशन हो रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, मींस हमने सही से यूज नहीं करे, जिससे कि हमारी जीडीपी को बढ़ाना था तो हमने मींस गलत यूज करे, पॉल्यूशन हमने पूरा क्रिएट कर दिया। अब देखो ये थ्योरी, अगर अगर आप वैसे देखोगे ना, प्रैक्टिकली देखोगे, तो ये थ्योरी बिल्कुल सही है। जैसे मान लो हमको जीडीपी बढ़ाना है, हमने क्या कर दिया, हमने बहुत सारी मशीन्स यहाँ पे लगा दी, ठीक है, और धुआं धुआं निकाल दिया यहाँ पे पूरा का पूरा, और फिर हमने जीडीपी बढ़ा दी। अब आपकी जीडीपी अच्छी हो गई, मान लो आपका बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, बट क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी आपने डेवलपमेंट करा था उसको खत्म होने में एक सेकंड नहीं लगेगी, फ्लड आ गई मान लो, समझ में आ रहा है? सूखा पड़ गया तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट धरा का धरा रह गया। तो क्योंकि तुम्हारा मीन सही नहीं था, इसलिए तुमने जो एंड करा, ठीक है, वो भी ठीक नहीं होगा। आगे चलकर एक टाइम पर ऐसा होगा कि वो एंड जो होगा वो किसी ना किसी तरह से आपको खराब करेगा ही। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मीन्स जो थे, यहां पर अपन ने बच्चों को चाइल्ड लेबर कर दिया, हाँ जीडीपी तो बढ़ गई, बट आप सोचो ये बच्चे बड़े होकर अगर इनको अच्छी एजुकेशन मिल जाती तो ये कितनी इनोवेशंस कर देते, और इनोवेशन कर देते तो सिस्टम के अंदर कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता। ये बच्चा खुद एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता था, बट इसको आपने जीडीपी के चक्कर में इसको काम पे लगा दिया। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इस तरह से आपको इसके अंदर चीजें समझनी होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर देखो मीन्स आर इंपॉर्टेंट ना भाई, जीडीपी तो बढ़ गया, एंड तो बढ़ गया, बट मीन्स तो आपके खराब हो गए, तो डिओन्टोलॉजी वाला इसको नहीं मानेगा, डिओन्टोलॉजी वाला इसको भी नहीं मानेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। यही जो डिफरेंस था, ये था गांधी और बोस के अंदर, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में यही डिफरेंस था। गांधी ऐसे बोलते थे कि हमें अपने तरीका जो होता है ना उसको ठीक रखना है, हमारे को अपने मीन्स को ठीक रखना है, ठीक है। आजादी चाहिए थी गांधी को भी, और आजादी चाहिए थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी, पर गांधी ऐसे बोलते हैं कि यार देखो, मीन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, तब तो आजादी का मतलब है। सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, अंग्रेज पिट रहे हैं, ये राइट टाइम है अंग्रेजों के दुश्मन से, जर्मनी जापान से हाथ मिला के उनको मार दो, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, सुभाष चंद्र बोस इज फोकसिंग ऑन द अप्रोच ऑफ एंड, एंड की तरफ वो देख रहे हैं कि हमको तो एंड चाहिए, मेरे को आजादी चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है मैं हिटलर से हाथ मिला रहा हूं कि मैं जापानी से हाथ मिला रहा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, हिटलर जीतता है तो जीत जाए, मेरे को आजादी चाहिए। गांधी बोल रहे हैं नहीं भाई, हमें वायलेंस से आजादी चाहिए ही नहीं, हमें नॉन वायलेंस से आजादी चाहिए, हम वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें अंग्रेजों पे अटैक नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहां पर देखो, दोनों को फ्रीडम चाहिए, बोथ नीड्स फ्रीडम, दोनों को फ्रीडम का रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को भी आजादी चाहिए, और भाई महात्मा गांधी बोल रहे हैं मेरे को भी आजादी, पर महात्मा गांधी कह रहे हैं विल यूज नॉन वायलेंस ओनली, मैं सिर्फ नॉन वायलेंस को यूज करूंगा, और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर बोल रहे हैं वॉट एवर मीन्स, कोई भी तरीका हो मैं तो यूज करूंगा उसको, चाहे से मेरे को यहाँ पर नाजिज्म को फैलाना पड़े, नाजिज्म जीत जाए तो भी चलेगा, ठीक है, जापानीज का जो वायलेंस है वो जीत जाए तो भी चलेगा, मुझे अपनी आजादी से मतलब है। तो यहां पर ये चीज देखो, और अगर हम लंबे समय के अंदर देखें, आगे वाले पर्सपेक्टिव में देखें, लंबे और फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखें, तो कहीं ना कहीं गांधी जी को सही होना, हमारे दिमाग में ऐसा था गांधी जी कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं,
बिकॉज मान लो वायलेंस से हम क्या करते हैं, वायलेंस से हमको फ्रीडम मिल भी जाती, आजादी मिल गई हमको वायलेंस से, है ना। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हियर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। पर आप ये समझिए, अगर मान लीजिए वायलेंस से फ्रीडम मिल जाती तो हमारी फ्रीडम की नींव जो है वो वायलेंस के ऊपर होती, राइट। और फिर उसी फ्रीडम को लेने के लिए और भी लड़ाइयाँ होती हैं, और भी झगड़े होते हैं, ठीक है, कि भाई उसके अंदर कोई पावरफुल बनने के लिए फिर वापस से वायलेंस होता, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान ने क्या कहा कि भाई हमको, हम एक अलग सभ्यता है, मुस्लिम्स आर डिफरेंट सभ्यता, डिफरेंट सिविलाइजेशन है, और हिंदूज डिफरेंट सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के लोग ऐसे बोलने लगे कि हम एक साथ रह ही नहीं सकते, हमें अलग अलग देश दे दो, है ना। और टू नेशन थ्योरीज यहाँ पर बना दी, टू नेशन थ्योरी, और जिसके अंदर एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया, समझ में आ रहा है। और इनके बीच में एक क्या बनेगा, एक अपना इंडिया बन गया, राइट। अब आप देखो, अगर ये टू नेशन थ्योरी करेक्ट होती, ठीक है, ये सब वायलेंस के बेसिस पे हुआ, ये सब चीजें क्या हुआ, डेमोक्रेट एंटी डेमोक्रेटिक सिस्टम के बेसिस पे हुआ कि हमको साथ में नहीं रहना है, रिलीजियस प्लूरलिज्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पर साथ में कॉमन ब्रदरहुड वाले फिनोमिना को नहीं फॉलो करा इसके अंदर, ये सब चीजें गलत तरीके से, ये सब चीजें पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के बाद आप देखें पाकिस्तान बना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसने रिलीजन को अपनी प्रायोरिटी रखा। पर आप देखेंगे कि आगे चलकर फिर लड़ाई होगी पाकिस्तान के अंदर, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में टूट जाएगा। अब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब आगे देखना, पाकिस्तान के और भी टुकड़े हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एल्स। तो वंस की आपकी नींव अच्छी नहीं पड़ी तो आपका क्या होगा, एंड रिजल्ट भी आगे चलकर बिगड़ता रहेगा। हमको यहां पर जो है, हमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है बच्चों, ठीक है। हमें ये देखना है कि कॉन्सेप्ट हमारा कितना अच्छा बन रहा है, राइट। और उसी कॉन्सेप्ट, जब आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना, तब आप इसको जीएस पेपर 1 2 3 के अंदर भी यूज कर सकते हो। अब आप सोसाइटी के अंदर इस चीजों को यूज कर सकते हो। अभी तो बहुत सारी चीजें अपन को पढ़नी, अभी तो स्टार्ट ही करा है हमने। मैं तुमको बताऊंगा, जैसे कॉन्सेप्ट जो कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर यही बताया जाएगा आपको अलग से कि किस तरह से जीएस पेपर 1 के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते थे इथिक्स की, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, ऐसा मत समझना सिर्फ और सिर्फ इथिक्स से रिलेटेड है। तो मैं जिस अप्रोच से पढ़ा रहा हूं, मेरा ये है कि आपका मैक्सिमम जो है जीएस का पेपर कवर हो जाए, ठीक है। जो टेक्निकलिटीज हैं जैसे पॉलिटी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, इन सब के अंदर तो वो होती है, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं अपन, वो आपको, आपका सोसाइटी वाला डायमेंशन पूरा क्लियर हो जाए। आपका कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन, कुछ कुछ पोर्शन के अंदर क्या क्या डायमेंशंस हैं, जैसे अभी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में जो डिफरेंस समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सका है पेपर 1 के अंदर, कि इन दोनों के अप्रोच में क्या अंतर था। तो हमको यहाँ पर डियोंटोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और टेलियोलॉजिकल एस्पेक्ट हमको डिस्कस करने होते हैं। ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी का नहीं था, मतलब हिस्ट्री का नहीं था, मॉडर्न हिस्ट्री का, ये था पूरा का पूरा आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आपका जब आंसर आएगा ना, तब जाकर मजा आएगा। चलो धीरे धीरे हम समझेंगे, अभी एकदम से कुछ चीजें क्लियर नहीं होती। तो देखो, गांधी जी ऐसे बोलते थे, वन टेक्स केयर ऑफ देयर मीन्स, अगर वो अपनी मीन्स को, मीन्स की टेक केयर कर ले, तरीका अगर उनका ठीक है, तो एंड रिजल्ट तो अपने आप अपनी टेक केयर कर लेगा, एंड तो अपने आप सही हो जाएगा। अगर हम अपने तरीके से ही रखेंगे तो एंड रिजल्ट जो होगा अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये है, गांधी इस तरह से बोलते हैं, और डियोंटोलॉजिकल एस्पेक्ट इस तरह से बोलता है कि आपको ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए। अगर ड्यूटी को सही से फॉलो करा तो आपका एंड रिजल्ट तो आराम से हो ही जाएगा। अब यहां पर मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जिससे कि आपके और अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं केस, ये डॉक्टर है और ये पेशेंट है, ठीक है। डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप हम देखते हैं। अब देखो, डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, डॉक्टर की ड्यूटी ये है कि वो अपने पेशेंट का अच्छे से इलाज करे, है ना, बेस्ट तरीके से बेस्ट मेडिकेशन दे पेशेंट को, मेडिकेशन दे पेशेंट को। अच्छा, और इसका एंड क्या है, क्यों ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, ड्यूटी क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसको चाहिए कि भाई उसका अच्छा खासा पैसा इसके पास आ जाए, मनी। अब मान लो कोई पेशेंट आया, डॉक्टर ने सोचा कि भाई एंड के ऊपर फोकस करता हूं मैं तो, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम मेरे को 1000 रुपए दो, और 1000 रुपए में उसको, उसने उसका ट्रीटमेंट 300 रुपए का भी नहीं करा, उसको लगा कि 1000 रुपए आ गया, है ना। एक तो ये अप्रोच है। एक ये अप्रोच है कि वो पैसे के बारे में ना सोचे,
और सिर्फ मेडिकेशन के बारे में सोचिए कि मेरी ड्यूटी ये है कि इसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देना है। मेरा पूरा का पूरा एक्यूमेंट जो भी मेरे डॉक्टर की डिग्री ली है मैंने सब कुछ यूज करके इसको इलाज कर देना है, बेस्ट तरीके से इसको मेडिकेशन मैं कैसे दूं, सिर्फ इसको सोचता रहेगा तो ऑब्वियसली आप देखेंगे इन फ्यूचर इसके पास आराम से अपने आप पैसा आ जाएगा कि 3 लोगों को और बचाएगा। भाई मैं इस डॉक्टर के पास गया था उसने मेरे को ठीक कर दिया, तो वो 3 लोग और आएंगे इसके पास और इसकी और ज्यादा आप देखेंगे तो इसकी अप्रोच बढ़ेगी पेशेंट्स की तरफ, और पेशेंट्स इसके आएंगे, कंज्यूमर्स और ज्यादा आएंगे, इसकी आराम से अपने आप मनी इसका ही जाएगा। पर अगर ये मनी इस तरह से ये किसी से 1,000 रुपए ले लेता है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये किसी और को भी नहीं बोलेगा कि उसके पास मत जाना भाई बहुत लालची डॉक्टर है कुछ इलाज नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ एंड के ऊपर फोकस करेगा, एंड इधर क्या है, एंड इधर एक तरह से मनी है, राइट, उसके ऊपर फोकस करेगा, सैलरी के ऊपर फोकस करेगा, अपने काम के ऊपर फोकस ना करके इन चीजों के ऊपर फोकस करेगा, तो इसका इसको अपना क्या होगा, अपना इसका फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर अगर यहां पर अगर ये ड्यूटी को फोकस करेगा, अगर ड्यूटी फोकस करेगा, जो गांधी बोल रहे हैं इफ वन टेक केयर ऑफ द मींस, अगर वो ड्यूटी को अच्छे से करेगा द एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, एंड अपने आप इसका टेक केयर कर लेगा। समझ में आ रहा है, यही चीज जो होती है ना, यही चीज राइट्स एंड ड्यूटी, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट एंड ड्यूटीज वो लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, ये पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं आपको बोल रहा हूँ इस कोर्स को आप करेंगे तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो होंगे प्रीलिम्स के सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत सारा पेपर जो होगा जीएस के पेपर सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको रेगुलरली इसको करना है, मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा आपको करते रहना है, ठीक है। मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस आप ढंग से फॉलो करो, बिलीव मी और नॉट बहुत अच्छा आपको रिजल्ट इसके अंदर मिलेगा। चलो, राइट्स एंड ड्यूटीज का अप्रोच यहां पर होता है, देखो इसी एग्जांपल से हम इसके अंदर समझ लेते हैं। अगर हम समझें यहां पर इस डॉक्टर के कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज है। डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, जो मैंने आपको बताया, टू प्रोवाइड मेडिकेशन, बेस्ट मेडिकेशन प्रोवाइड करे। ध्यान सुनना, इसमें बहुत सारी चीजें हम आपको बता देंगे एक साथ ही। और इसके राइट क्या है, राइट क्या है इसका, राइट अधिकार क्या है, अधिकार ये है कि इसको अपनी फीस मिल जाए और रेस्पेक्ट मिले, ये इसके अधिकार है, ठीक है। इसकी ड्यूटी क्या है डॉक्टर की, टू प्रोवाइड बेस्ट मेडिकेशन, अच्छे से अच्छा इलाज दे, और राइट क्या है कि इसको फीस मिल जाए और उसको रेस्पेक्ट मिल जाए। आजकल रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टरों की पिटाई करके चल जाते हैं पेशेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसका पेशेंट का देखिए तो पेशेंट का अधिकार क्या है, राइट क्या है पेशेंट का, राइट ये है कि इसको बेस्ट मेडिकेशन मिले। अरे सर, बेस्ट मेडिकेशन तो अभी अभी बोला था आपने, यस इसकी ड्यूटी है ना। और इसका जो ड्यूटी क्या है, इसका ड्यूटी ये है कि डॉक्टर को रेस्पेक्ट दे, जो भी वो डॉक्टर बोले उसकी बात माने, दवाई देने के लिए बोल रहा है तो वो दवाई ले टाइमली, और दूसरा क्या करे, दूसरा उसको फीस दे दे, ऐसा नहीं कि इलाज करा के भाग लिया। तो आप यहां पर देखो, ड्यूटी ऑफ डॉक्टर विल बिकम द राइट ऑफ द पेशेंट और नॉट। आप जब ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, दूसरे का वो अधिकार है। अगर आप अपनी ड्यूटी ढंग से फॉलो नहीं करोगे तो राइट जो होंगे दूसरे के भी हैम्पर होंगे, दूसरे के अधिकार हैम्पर होंगे। अब आप कहोगे साहब हमको क्या मतलब दूसरे के अधिकार से, हम तो अपना अधिकार, तो अपना अधिकार भी देख लो। अब अपनी तरफ देखो कि अगर आप ड्यूटी ढंग से फॉलो नहीं करोगे तो आपके राइट भी हैम्पर होंगे ना, पेशेंट आपका कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा और फीस फीस आपके पास कम आएंगी, कम पेशेंट्स आएंगे। तो देखो, ड्यूटी ऑफ वन पर्सन विल बिकम द राइट ऑफ अनदर, एंड इफ यू फॉलो योर ड्यूटी फुली, ठीक है, अगर आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से फॉलो करोगे देन योर राइट विल गेट सिक्योर्ड। समझ में आ गया। तो देखो ड्यूटी, इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी इसके राइट्स हैं, इसकी ड्यूटी इसके राइट्स हैं। तो इज दिस क्लियर विद एवरीवन, यहां पर सबको समझ में आ रहा है, एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट, ईशा, विधि, संध्या, इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इन चीजों को आप समझो। तो यहां पर जो राइट्स हैं, राइट्स का मतलब क्या है, एक तरह से एंड है, राइट, और ये ड्यूटी का मतलब क्या है, ड्यूटी का मतलब मीन्स है। तो गांधी ऐसे बोलते हैं कि अगर आप मीन्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके राइट सिक्योर रहेंगे साहब। और इसके एक कदम आगे चलकर हम कहें कि अगर आप अपनी ड्यूटी को फॉलो करोगे तो दूसरे के राइट भी सिक्योर होंगे। इस केस के अंदर आप देख रहे हैं, अब आप कुछ भी देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम टीचर और स्टूडेंट के बीच के अंदर रिलेशनशिप देख लें, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन, टीचर की क्या अधिकार है, टीचर का अधिकार ये है, राइट क्या है टीचर का, राइट ये कि भैया एक तो आपको जो बोले वो आप फॉलो कर लो, मतलब रेस्पेक्ट करो,
है ना। टीचर की बातों को रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स के बाद वो टीचर्स ही होते हैं जिनकी बातों को आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रेस्पेक्ट करो। ठीक है, दूसरा आप जो भी उनकी फीस है और ये है वो टाइमली पे करो। ठीक है, ये होता है। ड्यूटी क्या है टीचर की? टीचर की ड्यूटी ये है कि ये आपको, टीचर जो होगा वो आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाए, राइट, आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे, ये ड्यूटी है टीचर की। अगर टीचर थोड़ा सुस्त रहेगा, ठीक है, वो नहीं पढ़ाएगा आपको ढंग से, वो कॉन्सेप्ट गलत बता देगा, तो वो अपनी ड्यूटी को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब उसने मेहनत नहीं करी है आपको पढ़ाते वक्त। और आप यहां देखेंगे आपके जो अधिकार होंगे, ठीक है, आपके अधिकार जो होंगे, राइट जो होंगे, वो क्या है? आपका राइट ये है कि आपको बेस्ट एजुकेशन मिले, मतलब टीचर की ड्यूटी विल बिकम स्टूडेंट्स राइट, और स्टूडेंट की ड्यूटी विल बिकम टीचर्स राइट। और इफ टीचर फॉलो इट्स इट्स ड्यूटी प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली और पूरे तन मन धन से फॉलो करता है तो उसके राइट सिक्योर है। इसी तरह से अगर स्टूडेंट अपनी ड्यूटी ढंग से फॉलो करेगा तो उसके राइट सिक्योर है। कितनी तगड़ी बात है सर। यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था कि राइट्स और ड्यूटी में कैसा रिलेशन होता है, कि राइट्स और ड्यूटीज क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, है ना, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आपको ये टिक करना था, उसके अंदर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको कल, ठीक है, प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपको उसके अंदर टिक करना था, बिकॉज आपका राइट जो होगा वो तभी सिक्योर होगा जब आप अपनी ड्यूटी को ढंग से फॉलो करोगे। तो रिलेशनशिप देखेंगे तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इन इट्स नेचर। ठीक है, इफ वन फॉलो द राइट इट्स ड्यूटी प्रॉपरली देन इट्स राइट्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। राइट विल कम ऑटोमेटिकली, उसके राइट्स होंगे उसको ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएंगे। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये एग्जांपल्स आपको देने होते हैं, ये छोटे छोटे से एग्जांपल, कि अगर एक टीचर अपनी ड्यूटी फुलफिल करेगा ढंग से तो स्टूडेंट जो होगा उसके राइट सिक्योर होंगे, और टीचर का अगर ड्यूटी फुलफिल करेगा तो उसके भी राइट सिक्योर होंगे। तो इस तरह से राइट एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, इस तरह से आपका एग्जाम्पल देना होता है ना। तो ये सब चीजें हम समझेंगे, कैसे लिखना है ये समझेंगे, अभी हम अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। अभी से सोचेंगे कि लिखना कैसे है तो दिक्कत आ जाती है। तो रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज आप समझे, इसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इन इट्स नेचर। वन कैन enjoy their rights to the fullest when they are performing their duty to the duty fully। जब वो अपनी ड्यूटी फुल्ली कर रहा है तो उसका राइट भी होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया डॉक्टर का, हमने एग्जांपल दिया टीचर का, हमने एग्जांपल दिया स्टूडेंट का। स्टूडेंट अगर अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है तो उसके राइट सिक्योर होंगे। अगर आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे तो राइट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, राइट कहां से आएगा फिर? तो राइट और ड्यूटी एक ही दरवाजे से आता है। ड्यूटी अगर आपने सही से फुलफिल करी तो राइट भी पीछे पीछे खिंचा हुआ आ जाएगा। अगर आपके मीन्स अपराइट हैं, अगर आपने अपनी ड्यूटी, अगर आपने डिओन्टोलॉजी, ठीक है, ये अगर आपका ठीक है तो आपका एंड तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। ऐसे कहते हैं गांधीयन एथिक्स, ये कहते हैं डिओन्टोलॉजी वाले। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूपीएससी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे एग्जाम्पल भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होने चाहिए। हम देखते हैं स्टेट और सिटीजन के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप है, क्या स्टेट्स के राइट्स होते हैं, क्या सिटीजन्स के ड्यूटीज होती है, क्या सिटीजन्स के राइट होते हैं, किस तरह से स्टेट के राइट विल बिकम द सिटीजन्स ड्यूटी, और स्टेट अगर अपने ड्यूटी को फुलफिल करेगा तो उसको राइट्स भी सिक्योर होंगे। ये सब चीजें हमको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं, अगर मान लो कोई क्लास में, बताओ स्टेट की ड्यूटी क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, बताओ। यस, विधि बताइए, अब ड्यूटी ऑफ स्टेट बताओ विधि। से डीपीएसपी। डीपीएसपी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और इसको थोड़ा सा और, मतलब डीपीएसपी में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ये तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपने बता दिया, जनरलाइज करो थोड़ा सा, हर स्टेट का, कोई भी स्टेट ले लो, जैसे। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वेरी गुड। एक तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करे, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। कल को पाकिस्तान अटैक कर देगा तो स्टेट की ड्यूटी बनती है हमको बचाए। और दूसरा जो है ना, वो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर और ये सब चीजें, तो इसको बोलते हैं, इसको अगर हम एक वर्ड में देखें तो सोशो इकोनॉमिक राइट्स हमको प्रोवाइड करे। राइट्स, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स, हमारे अधिकार है वो हमको दे, हमारे अधिकार को सिक्योर करे, हमारे अधिकार हम तक पहुंचे, हमारे जैसे फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की है ना। सोशो इकोनॉमिक राइट्स जो है, सोशो इकोनॉमिक राइट्स अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं, जैसे रिजर्वेशन और ये सब चीज अभी इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मतलब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमको ये देखें कि हमारे राइट्स को सिक्योर करे, ये स्टेट की ड्यूटी है। कोई हमारे अधिकार को छीन रहा हो तो स्टेट कहेगा अरे भाई इसके अधिकार को मत छीनो, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, ये स्टेट की ड्यूटी है। वेरी गुड, ठीक है।
और स्टेट के अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? राइट ऑफ द स्टेट। राइट्स ऑफ द स्टेट क्या है? स्टेट के राइट्स ये हैं कि आपसे स्टेट आपको कुछ बोले कि भाई ये कानून है तो आप उसको फॉलो करो, आप एलिजेंस दिखाओ स्टेट की तरफ, है ना? एलिजेंस, एलिजेंस। ऐसा नहीं कि स्टेट ने कुछ बोला और आप उसके अपोजिट में हो गए, स्टेट को कुछ करने ही नहीं दे रहे। या फिर ओबीडियंस दिखाओ स्टेट की तरफ, ओबीडियंस। ठीक है, ये स्टेट के अधिकार है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मान लो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और स्टेट हमको बचा ही नहीं पा रहा, तो क्या हम स्टेट को रेस्पेक्ट, एलिजेंस, ओबीडियंस ये सब चीजें दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। अगर मान लो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट ही सिक्योर नहीं कर पा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रही सिस्टम में, तो हमें एलिजेंस और ओबीडियंस नहीं दिखा पाएंगे हम स्टेट को। स्टेट के अंदर बहुत सारे सिटीजन जो होंगे, बहुत सारे रिवोल्यूशन करेंगे, स्टेट की कोई बात नहीं मानेंगे, स्टेट को उखाड़ फेंकने की बात करेंगे। तो अगर स्टेट अपनी ड्यूटी ढंग से फॉलो नहीं करती है, एंड इफ स्टेट इज नॉट फॉलोइंग इट्स ड्यूटी, मतलब प्रॉपर्ली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स नहीं दे पा रही सिटीजंस को, देन द राइट ऑफ स्टेट विल गेट हैम्पर्ड और नॉट? यस, राइट्स ऑफ स्टेट विल गेट हैम्पर्ड। ठीक है, then citizen will not show the allegiance toward the state, then citizen will not show the obedience toward the state, then citizens will avoid to pay the taxes to the state। कि स्टेट कुछ करती तो नहीं, पूरी की पूरी करप्ट है, पैसा देते हैं हम टैक्स के अंदर और ये क्या करती है, करप्शन के अंदर उठा देती है सारा पैसा। तो फिर राइट ऑफ द स्टेट विल गेट हैम्पर्ड। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर हम यहीं पर अगर हम ये समझ लें कि सिटीजन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, सिटीजन के पर्सपेक्टिव, सो तो सिटीजन का के राइट्स क्या है, अधिकार क्या है सिटीजन की, बताओ? सिटीजन के अधिकार, एनीबडी इन द क्लास? ईशा बताइए। सिटीजन के क्या अधिकार है? संध्या बताइए, सिटीजन के क्या अधिकार है? कोई तो बताओ। सुनिधि, ईशा, विधि और सानिध्य, संध्या। यस। Right. हाँ Sir, भी right to property. क्या अधिकार है? राइट टू प्रॉपर्टी, इसके अंदर ये आ जाएगा, पॉलिटिकल राइट्स, Yes, sir. सोशो इकोनॉमिक राइट्स। Yes, sir. ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये अधिकार है सिटीजन का, प्रोटेक्शन। Yes, sir. तो इसमें तो सिंपल है ना, ड्यूटी ऑफ द स्टेट विल बिकम द राइट ऑफ द सिटीजन। और सिटीजन का राइट ये है और ड्यूटी क्या है सिटीजन की, कि भाई स्टेट को आराम से टैक्स पे करे, राइट, एलिजेंस शो करे, ओबीडियंस शो करे स्टेट की तरफ। तो अगर सिटीजन अपनी ड्यूटी जो होगा वो सही से फॉलो नहीं कर पाएगा, तो उसके राइट्स भी कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे। भाई सरकार कोई कानून बना रही है और सिटीजन कोई भी कानून को चलने नहीं दे रहे, तो उसके क्या होंगे, उसके अधिकार भी हैम्पर होंगे। गवर्नमेंट उसको सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। तो यहां पर ये समझो कि राइट ऑफ स्टेट इज टू गेट एलिजेंस और ओबीडियंस फ्रॉम द सिटीजन, ड्यूटी ऑफ सिटीजन इज टू शो देयर एलिजेंस एंड एलिजेंस टुवर्ड द स्टेट, मतलब राइट ऑफ द स्टेट विल बिकम द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। ड्यूटी ऑफ सिटीजन अगर सही से फॉलो हो रहा है तो राइट ऑफ द स्टेट विल बी सिक्योर। इसी तरह से ड्यूटी ऑफ स्टेट इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एंड वेरियस राइट्स लाइक सिविल राइट्स, ठीक है, लाइक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स टू द सिटीजन व्हिच फाइनली बिकम द राइट्स ऑफ द सिटीजन। ड्यूटी जो है स्टेट की विल बिकम द राइट ऑफ द स्टेट। ये क्या है? ये आपको क्रॉस लिंकेज मैंने आपको दिखाया है। तो ये देखो, इफ स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट, अगर मान लीजिए स्टेट फेल हो जाती है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंडिविजुअल वेलफेयर, इट विल फेल टू कमांड इट्स ओबीडियंस। फिर लोग इसके ऊपर क्या करेंगे? लोग इसके ओबीडियंस नहीं शो करेंगे, एलिजेंस नहीं शो करेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, इफ इंडिविजुअल डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्लिगेशंस, ही विल कॉज फेलियर टू द स्टेट दैट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट हिज राइट। जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जो उसको प्रमोट कर रही है, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया हर वक्त, तो उसके राइट्स भी फिर प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये चीजें आपको दिमाग के अंदर अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि राइट्स ऑफ वंस विल बिकम द ड्यूटी ऑफ अनदर। इफ समवन इज नॉट फुलफिलिंग इट्स ड्यूटी, देन ही इज हैम्परिंग हिज राइट एज वेल एज सम अनदर्स राइट आल्सो। अगर आप ड्यूटी नहीं फॉलो करोगे तो आपको अधिकार भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ एवरीवन इंसिस्ट, अगर मान लो आप ऐसे कहो कि साहब मैं तो क्या करूं, मेरे को तो बस ड्यूटी मेरे को फॉलो नहीं करनी है, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ राइट्स फॉलो करनी, राइट्स चाहिए, मेरे को तो अधिकार अधिकार दे दो, ड्यूटी मत दो, तो ऐसा हो सकता है क्या?
ऐसा नहीं हो सकता। जब आप अपनी ड्यूटी फॉलो करोगे ढंग से, तभी जाकर आपके पास अधिकार मिलेंगे आपको। अगर हर कोई क्या करेगा, हर कोई कहेगा कि भाई नहीं नहीं मेरे को तो अधिकार चाहिए, मैं ड्यूटी फॉलो नहीं करूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट ए केओस इन द सिस्टम। ठीक है, पूरी सोसाइटी के अंदर केओस हो जाएगा, और उस सिचुएशन के अंदर वो अपने राइट्स को भी नहीं इंजॉय कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम इसके अंदर देते हैं, फिर आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19(1), ठीक है, 1A के अंदर अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपको अधिकार है, ये आपका है ना, फंडामेंटल राइट है भाई। राइट है आपको कि आप अपने स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम आपके पास होनी चाहिए। बट इसके साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी यहां पर दी गई इन द फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो करो, पर सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री हैम्पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ मत बोल देना इस चक्कर में, 19(1) के चक्कर में, कि सोवरेनिटी खराब हो जाए भारत की, ठीक है, इंटेग्रिटी खराब हो जाए, सिक्योरिटी खराब हो जाए, हमारा फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट्स उसके अंदर खराब हो जाए, पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, डिसेंसी के अगेंस्ट में आप एक्सप्रेशन के चक्कर में आपने डिसेंसी भूल जाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दो। ये सब आपकी ड्यूटीज है कि आप अपने अधिकारों को तो एंजॉय करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को तो करना चाहिए, पर इन ड्यूटीज के साथ साथ अगर आप अपनी इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी ढंग से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप खड़े होते हो और अपने देश के बारे में कुछ गलत बोल देते हो, कुछ एंटी नेशनलिस्ट टाइप की चीज बोल देते हो, तो आपको नहीं बोलनी थी, क्योंकि इससे क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया ये हैम्पर हो रही है। आपको पहले ही समझाया गया था, आप बोल दिए भाई, तो आपको उठाकर वो डालेंगे जेल के अंदर, और वहां आपकी कोई भी फ्रीडम नहीं रहेगी, ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहेगा, ना कोई भी फंडामेंटल राइट आपका रहेगा नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ना रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आपका जो राइट थे वो सारे के सारे कर्टेल कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी ढंग से फॉलो नहीं करी। तो इफ वन पर्सन इज नॉट फॉलोइंग इट्स ड्यूटी, तो राइट्स आर बाउंड टू गेट हैम्पर्ड। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इफ एवरीवन इंसिस्ट ऑन देयर राइट्स, आप सिर्फ राइट ही राइट की बोले, हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे साहब, हम ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेंगे, एंड इग्नोर्स देयर ड्यूटीज, सोसाइटी डिसेंड इनटू द केओस, और इन दिस सिचुएशन नो वन कैन एंजॉय हिज हर राइट्स, कोई भी राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी जो थी वो किसी और का अधिकार था। आपने खुद का तो नुकसान करा ही करा, उसको सामने वाले का भी कर दिया। आपने कहा मेरे को तो राइट ही राइट चाहिए, मेरे को ड्यूटी, अब मैं कह दूं मेरे को तो बस फीस ही फीस चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये तो गलत बात होगी। तो फिर क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अब जब मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफिल करूंगा, तब जाकर क्या होगा, तब जाकर फीस। समझ में आ रहा है? तो ये होता है रिलेशन राइट्स और ड्यूटीज के बीच में। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो डीओंटोलॉजी के ऊपर वापस आता है। डीओंटोलॉजिकल इथिक्स क्या कहता है? डीओंटोलॉजिकल इथिक्स ऐसे कहता है कि वन शुड फोकस ऑन हिज ड्यूटीज, उसकी ड्यूटीज के ऊपर फोकस करने चाहिए। जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी ये है कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस को हमको प्रमोट करना चाहिए, और ट्रुथ और नॉन वायलेंस जब हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा एंड अपने आप ठीक हो जाएगा, आजादी मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इसी चीज को थोड़ा स्पिरिचुअल डायमेंशन में अगर आप लिखना चाहें, जो कि आपकी जो आंसर को एक धार दे देगा, स्पिरिचुअलिज्म के अंदर लिखना चाहे, तो आप फिर गीता के कोट को लिख दो, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? यही तो है, निष्काम कर्म क्या है? कि निष्काम कर्म में यह है कि आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते रहो, बस आप अपना काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, नहीं सॉरी, आप अपना कर्म करते रहो, है ना, कर्म करते रहो, बिना काम के बारे में सोचकर, ठीक है, बिना अपने एंड के बारे में सोचकर, निष्काम कर्म। आप अपने बारे में बस आप पढ़ते जा रहे हैं, आप ये नहीं सोचे। अब देखो, ये भी सीधी सी बात है ना, आप ये सोचने लग जाओ कि मैं आईएएस बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, बस यही सोचते रह रहे हो, एंड पे ही फोकस कर रहे हो, और पढ़ाई छोड़ दिया आपने, रात दिन सोचते हो आईएएस बन जाऊं, कांच के सामने अपने आप को आईएएस बनकर भाषण दे रहे हो, ठीक है, उससे तो नहीं होगा। आप अपना कर्म करेंगे तभी जाकर होगा। आप फोकस किसके ऊपर रखोगे? ड्यूटी के ऊपर। तो कृष्ण जो है, ठीक है, गीता के अंदर यही बोल रहे हैं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? आप अपनी ड्यूटी करो साहब, कर्म की फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि साहब हम ऐसे थोड़ना कि भाई कर्म ही करते रहेंगे, फल अपने आप आएगा साहब, फल की चिंता भगवान कर रहा है। तो आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते रहो, डू योर ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी एक्सपेक्टेशन की ड्यूटी करते रहो।
एक दिन ऐसा होगा कि फ्रूट रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। तो निष्काम कर्म का मतलब ये है कि किस तरह से आप अगर अपने एक्शंस को एथिकली करेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपका रिजल्ट अपने आप ठीक होगा। ये कर्मा थ्योरी होती है। दिस इज नोन एज निष्काम कर्म। तो अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज करने लग जाएंगे, जैसे डियोंटोलॉजी के अंदर आपने एग्जांपल, डियोंटोलॉजी की डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने एग्जांपल से समझा दिया, एग्जांपल से समझाने के बाद फिर आपने निष्काम कर्म के बारे में बता दिया, ठीक है, और फिर इस तरह से आपने गांधीयन इथिक्स के बारे में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फिर आपने कर दिया कि इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, डियोंटोलॉजिकल इथिक्स को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये जब चीज आप लिखोगे तो आपका एक पूरा का पूरा आंसर बन गया। अभी देखो, लिखना नहीं सिखा रहे, लिखना एक अलग ही आर्ट है ना, वो अलग ही आर्ट है, उसको सिखाना पड़ेगा तब जाकर तुमको समझ में आएगा। ऐसे नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन बन गया ना डियोंटोलॉजी के ऊपर, आराम से आप 150 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में आ जाए, राइट्स एंड ड्यूटीज के रिलेशन के बारे में बताओ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, डिस्कस, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आराम से बता सकते हो आप, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट है। अब रटने लग जाओगे कि भाई ऐसे रटने रटना वाला चीज ही नहीं करना, हमको कॉन्सेप्ट बनाना है बस, उसको कंक्लूड कर लिया आपने फिर निष्काम कर्म से राइट एंड ड्यूटी वाली चीज को, तो कितना अच्छा आंसर हो जाएगा। अभी अगेन वी आर नॉट मतलब अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू राइट ए आंसर, बट आपको एक एक फील तो आनी चाहिए कि हाँ भाई, हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम क्वेश्चंस आ जाए उसके फॉर्म के अंदर, तो हमको किस तरह से एक फील आ रही है आपको। अब पूरा अच्छे से, जैसे हम पूरा कंसेप्चुअली तुमको पढ़ा रहे हैं ना, वैसे कंसेप्चुअली पूरा पूरा एक की इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट कैसे लिखना, कंक्लूजन कैसा लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए बेस्ट कंक्लूजन, उस तरह से हम आपको बताएंगे, जो आपके जीएस पेपर 1 2 3 में भी काम आएगा, ऐसे राइटिंग में भी बहुत अच्छे से काम आएगा, ठीक है। तो देखो, निष्काम कर्म, डू योर ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्रूट, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, कृष्ण ने इस तरह से बोला कि अर्जुन तू तो कर्म करते जा भाई, फल की चिंता मत कर। फल कैसे मिलेगा? फल तुमको प्रकृति देगी, नेचर विल प्रोवाइड यू फल। पर नेचर को दिखना चाहिए कि सामने वाला बंदा कर्म कर रहा है, नेचर को बेवकूफ नहीं बना सकते तो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप जिस स्टेज में है, अगर आप मान लीजिए पूरा मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर इतना पढ़े हैं जितना कि प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। आप ऐसा पढ़ें कि प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर पढ़ें तो प्रीलिम्स दोनों क्लियर हो जाएंगे। गलती यही कर देते हैं बच्चे कि अभी, क्योंकि मैं बार बार मैं बच्चों को ये समझा रहा हूँ कि दिस इज द राइट टाइम, ये राइट टाइम है कि इथिक्स के ऊपर कमांड बना लो। फिर लास्ट के अंदर जाकर अपन सोचते हैं कि भैया हम क्या करें कि लास्ट में जाकर इथिक्स पढ़ लेंगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो वहां पर तो रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलता है है ना। तो अभी आप ऐसे राइटिंग, इथिक्स का पेपर जो है, ये सब चीजें, ठीक है, और इन सब चीजों के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ बना लो, जिससे कि आपका जब जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर हो तब आपके ऊपर कोई नहीं, तो प्रीलिम्स क्लियर होते ही हाथ पैर फूल जाते हैं बच्चों के। कई बच्चे सोचते हैं क्यों हो गया भाई प्रीलिम्स क्लियर, अब क्या करेंगे, ऑप्शनल तो है ही नहीं हमारे पास, तैयार ही नहीं ऑप्शनल हमारे पास। तो ऑप्शनल के ऊपर जीएस पेपर 4 के अंदर यहाँ पर अक्टूबर नवंबर तक आप इसके ऊपर प्रिपरेशन करें, मेरा यही कहना है, ठीक है। आंसर राइटिंग को इतनी स्ट्रेंथन कर लो, कोई भी क्वेश्चन दिखा आंसर लिख दिया आपने, ठीक है। तो प्रैक्टिसिंग निष्काम कर्म मींस फोकसिंग ऑन द एथिकल करेक्टनेस ऑफ द एक्शन, वही डियोंटोलॉजी इटसेल्फ रेदर देन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस पे ऊपर ना फोकस करके हम क्या कर रहे हैं, हम एथिकल करेक्टनेस ऑफ द एक्शन देख रहे हैं। इट मींस फुलफिलिंग वंस ड्यूटीज एंड मोरल ऑब्लिगेशन सेल्फलेसली एंड विदाउट अटैचमेंट ऑफ द पर्सनल डिजायर ऑफ द आउटकम्स। It underscore the ethical significance of the right action based on the duty and the moral principles, aligning with the core tenets of the deontological ethics. निष्काम कर्म मतलब deontological ethics ही हो गया एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर बोला जा रहा है कि आपकी एथिकल करेक्टनेस होनी चाहिए एक्शंस की, ठीक है। तो इनफ फॉर द डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी के अंदर अपन को कांट भी पढ़ने हैं, पर कांट को समझने के लिए हमें पहले कांट के बेसिक्स पढ़ने होंगे। तो वो जब मैं फिलोसफीज पढ़ाऊंगा, बहुत सारे फिलोसफर्स भी पढ़ाने वाला हूँ, 30 to 40 फिलोसफर्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा वाला आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। तो कांट को पढ़ाऊंगा मैं, है ना। गांधी भी पढ़ाएंगे, गांधी खुद एक दिन का पूरा टॉपिक है, ठीक है। कांट आधे दिन का टॉपिक है, ठीक है। तो कांट का एक कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो द डियोंटोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो जब हम ये पढ़ाएंगे, फिलोसफर्स पढ़ाएंगे, वेस्टर्न फिलोसफर, उसके अंदर इमैनुअल कांट पढ़ाएंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे व्हाट इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हमें ये देख रहा था कि नॉर्मेटिव इथिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मेटिव इथिक्स में जब भी आपके पास डिलेमा आया, आपके दिमाग के अंदर डिलेमा आया कि भाई ये करूं कि ये करूं, तो आप ये देखें कि हमें ड्यूटी बेस्ड इथिक्स, हमारी ड्यूटी क्या है, हम अपनी ड्यूटी को करें, कर्म तो कर्म करें, फल की चिंता ना करें, ये कहता है डियोंटोलॉजी वाले। बट एक दूसरी थ्योरी है जो बोलता है कि नहीं नहीं साहब, आपको फल की चिंता ही करनी चाहिए।
उसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूशनलिज्म, उसको बोलते हैं टेलियोलॉजिकल, उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। वो क्या बोलती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या बोलता है, टेलियोलॉजिकल क्या बोलता है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो अभी हमको जो समझना है, ठीक है, वो समझना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टेलियोलॉजिकल, यूटिलिटेरियनिज्म, ये क्या है, ये दे आर वन एंड द सेम थिंग, बट इसके अंदर क्या चीज है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो देखो टेलियोलॉजी समझते हैं, टेलियोलॉजी वर्ड समझते हैं, टेलियोलॉजी, ठीक है। टेलियो का मतलब होता है एंड, लॉजी का मतलब एक्सप्लेनेशन, स्टडी, है ना, स्टडी एक्सप्लेनेशन इस तरह से। और टेलियोलॉजी का मतलब क्या है कि एंड को हमको क्या करना चाहिए, एंड एक्सप्लेन करे, कुछ ऐसा चीज अपन को करना चाहिए, एंड पर्पस हमारा सॉल्व होना चाहिए, चाहे से हमारे मींस कैसे ही हो, विथ वट एवर मीन्स। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अप्रोच था, मुझे आजादी चाहिए, मुझे हिटलर, मुझे फर्क नहीं पड़ता हिटलर से हाथ मिलाऊं जापानीज से हाथ मिलाऊं, मुझे आजादी चाहिए, फासिज्म को प्रमोट कर दूं चाहे नाजिज्म को प्रमोट, मेरे को मेरा देश आजाद चाहिए बस। ये एंड इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मीन्स नहीं देखे जा रहे हैं, यहाँ पे दे आर नॉट सीइंग द मीन्स, कि मीन्स क्या है, कि भाई ये सही होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, नहीं, पेपर क्लियर करना है, चिटिंग पेपर से कर लिया, हटाओ, काम खत्म, पेपर, अंत भला तो सब भला, वो वाला अप्रोच है। समझ में आ रहा है? तो गोल हमारा सॉल्व होना चाहिए, हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, हमारा एंड सॉल्व होना चाहिए। एंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द मीन्स, मीन्स का क्या रखा है, मीन्स में रखा क्या है भाई, एंड हमारा सॉर्ट आउट होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला इस तरह से बोलेंगे, इट डेराइव फ्रॉम द, कि अगर एंड मान लो एथिकल हो गया, ठीक है, एंड अगर सक्सेसफुल हो गया, है ना, एंड के अंदर अगर आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है, जो आप चाहते थे, आपको ज्यादा हैप्पीनेस एंड के अंदर मिल रही है, ठीक है, वो आपको मिल रही है एंड के अंदर, ठीक है, तो आप मीन्स के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो, आप एंड के ऊपर फोकस करो। अब इस चीज को भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी जाकर ये भी डायमेंशन अपनी क्लियर होगी, राइट। तो हम इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, इट इज डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, टेलियोस, टेलियोस का मतलब एंड, गोल, पर्पस, और लोगोस, लोगोस का मतलब रीजन और एक्सप्लेनेशन। तो मोरालिटी ऑफ एन एक्शन, मोरालिटी ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक्शन की मोरालिटी उस पर डिपेंड करेगी कि कॉन्सिक्वेंसी क्या है। अगर मान लो तुम बहुत धर्मात्मा बनकर कुछ चीज कर रहे हो, ठीक है, और आपको मिला कुछ भी नहीं, तो वो चीज सही नहीं थी, जो तुमने तरीका जाना वो सही नहीं था, जो तरीका तुम एथिकल लेके चल रहे हो, एंड तुमको कुछ मिला नहीं, तो टेलियोलॉजिकल एस्पेक्ट वाले या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाले कहेंगे कि भैया तू बेवकूफ था, इससे बड़े तो चीटिंग करके पास हो जाता। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसके अंदर फॉर एग्जांपल, अब इसको भी एग्जांपल समझना पड़ेगा, देखो हमने कितने एग्जांपल समझे, जब जाके डिओन्टोलॉजी के बारे में थोड़ा हमको समझ में आया, अब हमको भी टेलियोलॉजी के अंदर भी एग्जांपल हमको समझने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जनरली हर बुक के अंदर ये एग्जांपल मिल जाएगा, एक तो ट्रॉली डिलेमा और एक इस तरह का एग्जांपल है, ठीक है, 5 वर्सेस 1 लिखोगे गूगल पे तो मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए चार आदमी है, ठीक है, चार पेशेंट है, 1 2 3 और 4 पेशेंट्स आर देयर, ठीक है, चार पेशेंट है, इसका क्या है, इसका भाई का थोड़ा सा ब्रेन खराब हो गया, है ना, ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई, इसके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम आ गई इस पर्सन के अंदर, ठीक है, इस पर्सन की किडनी खराब हो गई, इस पर्सन के लंग फेलियर हो गया, लंग फेलियर, ठीक है। ये है ना, ये चारों आदमी ऐसे पीड़ित होकर हॉस्पिटल में आए। अब यहां पर है ना, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई इसके लिए ब्रेन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, इसके लिए लंग, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। अगर हमने इसका ऐसा नहीं करा तो ये लोग बचेंगे नहीं साहब, ये हमको करना पड़ेगा। इतने में एक पांचवा बंदा है, पांचवा बंदा बस ऐसे मेडिकल चेकअप कराने के लिए आया कि साहब मेरे को बॉडी, मेरे को थोड़ा शौक है कि हर महीने में अपने बॉडी का चेकअप कराता रहो, ये कराने के लिए आया बॉडी चेकअप। अब डॉक्टर क्या करेंगे यहाँ पर, देखो डॉक्टर जो होगा वो क्या करेगा, डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर ये सोचेगा कि यार इसका अगर मैं ब्रेन ले लूं और इसमें लगा दूं तो ये बच जाएगा, और इसी पर्सन का अगर मैं लंग ले लूं और इसमें लगा दूं तो ये लंग से ये बच जाएगा, किडनी भी ले लूं और किडनी इसमें लगा दूं और हार्ट इसमें लगा दूं, तो एक बंदे के मरने से ये बंदा नहीं बचेगा फिर, पर चार बंदे का जीवित रह रहा है, जीवन रह रहा है, एंड जो है दैट इज वेरी गुड, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा हमको मिल रहा है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करता है,
यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो करता है तो ये इस तरह से डॉक्टर कर देगा कि एक को मारो उससे 4 बचेंगे। तो दिस इज हाउ कॉन्सिक्यूशनलिज्म वर्क। उस तरह से ये कॉन्सिक्यूशनलिज्म, अब यहाँ पर इथिकल डिलेमा आ रहा है डॉक्टर के दिमाग में, अगर डॉक्टर कॉन्सिक्यूशनलिज्म को फॉलो करेगा तो इथिकल डिलेमा चला जाएगा, इसको मारो और 4 जनों की जान बच गई। डिओन्टोलॉजी वाला ऐसा कभी नहीं करेगा। डिओन्टोलॉजी वाला कहेगा कि भाई ऐसा नहीं करना, ये तो ड्यूटी थी डॉक्टर की, ये सब ड्यूटी थी, अगर ये नहीं बचते तो उनको मरने देता, भाई इसका क्या गलती था, इसको क्यों मारा जबरदस्ती। तो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द एंड एंड द मीन्स। डिओन्टोलॉजी वाले बोलेगा भाई मीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड का तो क्या है, चारों जान बच गई, इनकी तो क्या हुआ, ये तो मर गया। तो इस तरह से यहां पर इसके अंदर देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक इस तरह की इथिकल थ्योरी है जिसके अंदर वो देखेंगे कि आउटकम क्या है, आउटकम बेस्ड अप्रोच है, ये मीन्स बेस्ड अप्रोच नहीं है। ये देखेंगे व्हाट इज द आउटकम, अगर आउटकम क्या है, आउटकम अगर हैप्पीनेस दे रही है, आउटकम अगर क्या है, गुड कॉन्सिक्वेंसेस दे रही है, आउटकम से 4 जने बच रहे हैं, एक जने के बदले 4 जने बच रहे हैं, तो वो कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इस तरह से बोले। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन देखिए, इज एन एथिकल थ्योरी दैट इवैल्यूएट्स द मोरालिटी ऑफ द एक्शन सोली बेस्ड ऑन द आउटकम्स और द कॉन्सिक्वेंसेस दे प्रोड्यूस। कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर होना चाहिए भाई, एक्शन मैटर ही नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एन एक्शन इज मोरली राइट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक्शन को मोरली राइट, मीन्स को मोरली राइट तब बोलेंगे जब उसका एंड रिजल्ट उससे कोई फर्क पड़ रहा है। एंड रिजल्ट अगर सच्चा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, गुड कॉन्सिक्वेंशियरी, तभी जाके मीन्स को हम अपराइट कहेंगे, नहीं तो मीन्स जो है वो मोरल मानेंगे नहीं। तो यहां पर देखो, यहां पर उल्टा हो रहा है सिस्टम। पहले के अंदर डिओन्टोलॉजी में कहते हैं मीन्स राइट है तो एंड अपने आप राइट हो जाएगा, एंड के ऊपर सोचो मत। अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर एंड सही हुआ है ना तो मीन्स राइट है, मतलब एन एक्शन इज करेक्ट और मोरली करेक्ट जब जबकि उसका एंड रिजल्ट ठीक हो रहा है। नहीं तो अगर आप अगर एंड मीन्स को ढंग से नहीं कर रहे हो तो एंड मतलब एंड अगर आपका ढंग का नहीं आ रहा तो मीन्स का क्या करोगे। यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एन एक्शन इज मोरली राइट इफ इट लीड्स टू द गुड कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम्स सच एज इंक्रीजिंग हैप्पीनेस, वेल-बीइंग और सम अदर वैल्यूएबल आउटकम्स। Conversely, an action is morally wrong if it leads to the bad consequences or outcomes, such as causing harms, ठीक है, suffering और reducing well-being। अगर ऐसा हो रहा है तो उस एक्शन का क्या करोगे, वो एक्शन अगर करेक्ट भी है तो उस करेक्ट एक्शन का क्या करोगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। मजा आ रहा है ना पढ़ने के अंदर, मतलब कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है कि भैया हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में आ रही है, क्या चीज है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक फेवरेट मूवी है, ठीक है, बैटमैन, उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लिखना नहीं है, बस ये समझने के लिए। जिसने मूवी नहीं देखी उसके लिए थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे 2 करेक्टर है, जोकर है और ये बैटमैन। जोकर एक ऐसा आदमी जो तबाही मचाना चाहता है, जो केओस क्रिएट करना चाहता है सिस्टम के अंदर, एजेंट ऑफ केओस बोलता है अपने आप को, तबाह कर देगा सबको, पूरा सिस्टम मिलाकर रख दे। और बैटमैन एक अच्छा आदमी है जो इसको रोकना चाह रहा है। पर बैटमैन है ना, इसको रोकने के लिए तरीका जो अपना रहा है वो डिओन्टोलॉजी अपना रहा है। वो बोल रहा है कि यार मैं ना जोकर को मारूंगा नहीं, मारना गलत है, आई कैन नॉट किल जोकर, ये इसको बहुत मौके मिले कि जोकर को मार दे, पर ये बोलता है नहीं नहीं, किसी को मारना गलत है, नहीं तो फिर जोकर और मेरे में अंतर क्या रह जाएगा। तो ये कभी जोकर को मारेगा नहीं, इसने ये प्रण ले रखा है, और जोकर इसका फायदा उठाता है। जोकर तबाही मचा रहा है तो उसको मारने की बारी आ रही है तो बैटमैन मार नहीं रहा है उसको। तो समझकर देखो यहां पर क्या है, यहां पर बैटमैन डिओन्टोलॉजी फॉलो कर रहा है। अगर बैटमैन को तबाही रोकनी है तो इसको मारना ही पड़ेगा भाई, पर बैटमैन कह रहा है नहीं भाई, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है, मुझे किसी को किल नहीं करना है, ये मेरी ड्यूटी है, तो मैं इस रूल को फॉलो करूंगा। और उस रूल के कारण ये बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वाला होता तो बोलता एंड रिजल्ट को देख, मार जोकर को भाई, अगर मार दिया तो ड्यूटी अपने आप ठीक हो जाएगी तेरी, क्योंकि ये सिस्टम को खराब करके रख रखा है इसने। आई होप दिस इज क्लियर। एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डिओन्टोलॉजी के बीच में डिफरेंस सबको समझ में आ गया है? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो आप चैट पे लिख दें, ठीक है। वैसे आपको बोलना चाहिए, दिस क्लास इज टू मच डेमोक्रेटिक। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर, घर पे डाउट लेकर जाना ही नहीं है। और बिलीव मी और नॉट, अगर ढंग से क्लास देखोगे तो एक भी डाउट नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है, एक भी डाउट आपको आ ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, पर्सनल गारंटी। पर ढंग से आप पढ़ोगे तो चलो।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको सबको क्लियर है, ठीक है। अब बेंथम थे, है ना, जर्मन बेंथम, ठीक है। बेंथम एक फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश करी, और उन्होंने ऐसे बोला कि देखो क्या है कि इस संसार के अंदर जो हो ना, संसार के अंदर इंसान है क्यों, इस संसार के अंदर इंसान होता क्यों है, मतलब इस संसार के अंदर पैदा क्यों है। वस्तुओं को भोगने के लिए, बिकॉज ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो वस्तुओं को भोगने के लिए है, राइट। तो वस्तुओं को भोगने के लिए है इस संसार के अंदर, मतलब एंड उसका क्या है, उसका एंड हैप्पीनेस है। क्योंकि कोई भी, जैसे आप, मतलब वस्तुओं का भोगना का मतलब क्या है कि आपने जैसे कार चलाई, तो कार चला के आपको मजा आया ना, आपने उसको भोगा, उस मेटेरियलिस्टिक चीज को भोगा, ठीक है। आपने कोई भी चीज है, आपने पिज्जा खाया, तो पिज्जा को भोगा आपने, भूख लग गया ना आपकी, भोगा आपने, तो आपको हैप्पीनेस हुई, से प्लेजर हुआ। तो अल्टीमेट यूटिलिटी इस वर्ल्ड की क्या है, यूटिलिटी क्या है कि आप खुश रहें, हैप्पी रहें। तो हैप्पी रहने के लिए आपको, अगर आपकी जो मीन्स हैं उसको साइड में रखकर अगर आप हैप्पीनेस के बारे में सोचें तो बढ़िया है, समझ में आ रहा है। बट यहां पर उन्होंने एथिकली इसको इस तरह से करेक्ट करा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी अच्छा लगने लग गया। कैसे करा उन्होंने करेक्ट, ये ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान जो है, अगर मान लीजिए ग्रेटर हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा है, ग्रेटर हैप्पीनेस के बारे में, खुद के बारे में ना सोचकर ग्रेटर हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा है कि भाई ये काम मैं कर दूंगा तो काम गलत है और लाखों लोगों का फायदा हो जाएगा। रॉबिन हुड वाली अप्रोच, रॉबिन हुड क्या था, अमीरों को लूट के बहुत सारे गरीबों का फायदा उठा लेता था। एक अमीर को लूटेगा और सारे गरीबों में बांट देगा, बहुत सारे गरीबों की जान बच जाएगी। तो बेंथम कहता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के लिए, ग्रेटर हैप्पीनेस के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको अपने एक्शंस अगर उसके बेकार होते हैं तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है, हैप्पीनेस तो मिल गई नहीं। संसार के अंदर यूटिलिटी आपको क्या है, आपको हैप्पीनेस चाहिए। संसार के अंदर अगर आप खुशियां दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि आपको ग्रेटर हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप खुश कर रहे हैं तो आपकी मोरल वैल्यू सिस्टम अगर बेकार भी है, आपके तरीके बेकार भी हैं, तो इट विल मतलब इट विल नॉट मैटर एट ऑल, वो मैटर ही नहीं करेगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये क्या बोलते हैं, यहां पर ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर वाली फिलॉसफी यहां पर देते हैं, ये प्रिंसिपल देते हैं। ये जो है ना ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस आप दे रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर को, सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अगर आप दे रहे हैं तो आप राइट हैं। और अगर आप राइट है, इसमें आपके एक्शंस मैटर कर ही नहीं रहे, आपके तरीके मैटर कर ही नहीं रहे। बैंथम इस तरह से बोलते हैं कि हम सब यहाँ पे प्लेजर के लिए हैं साहब। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक्शंस अगर ऐसे हैं जिससे कि हमको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिल रही है और बहुत सारे लोगों को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिल रही है, देन इट इज राइट। यूटिलिटी यहाँ पर क्या है, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी का मतलब प्लेजर है, जैसे थिंग्स, एक्शंस, और इसके अंदर खुश होना। कोई खुश है कि भाई रॉबिन हुड क्या करता था, रॉबिन हुड क्या करा कि उसने एक अमीर आदमी को लूट लिया, उसके 1 करोड़ रुपए लूट लिए, और यहाँ पे बहुत सारे भूखे लोग बैठे थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, है ना। हजारों लोग बैठे थे, हजारों लोगों की जान बचा ली। उसमें एक आदमी जो है वो तो परेशान हुआ, रिच पर्सन था, वो परेशान हुआ, बट इतने सारे गरीब लोगों की मुस्कान ला दी उसने, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इस तरह से लेकर चले गए बेंथम, और उसको यूटिलिटेरियनिज्म कहा गया। कॉन्सिक्वेंसीज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ही एक सबसेट, उसको सही करने की कोशिश के अंदर करने की, ठीक है। तो यहां पर देखो इस तरह का यहां पर अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शंस दैट विच मोटिवेट ह्यूमन बीइंग्स टू एक्ट इज ए डिजायर फॉर प्लेजर। अब आप प्लेजर के मतलब यूटिलिटी और हैप्पीनेस क्या मतलब है, इसका मतलब प्लेजर है। और अगर आप ये प्लेजर बहुत सारे लोगों को दे जाए, ठीक है, तो उसमें आप अपना एक्शन अगर खराब करें तो कर लो भाई, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यूटिलिटेरियंस क्या कहेंगे, आर्ग्यू दैट एक्शंस जो होंगे, तरीके जो होंगे, शुड बी जज, उसको जज इस तरह से करना चाहिए, क्या उन तरीके से ग्रेटेस्ट ओवरऑल हैप्पीनेस मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर उससे ग्रेटेस्ट ओवरऑल हैप्पीनेस नहीं मिल रही तो उस तरीका का करोगे क्या, तुम एथिकल तरीके का करोगे क्या। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इस तरह से लेकर चल जाता है। तो देखो, दिस अप्रोच सजेस्ट दैट मोरली परमिसिबल एक्शंस आर दोस, उन्होंने कहा कि मोरल एक्शंस वही होते हैं जिससे कि मैक्सिमम यूटिलिटी और मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले। मोरल एक्शन वही होंगे कि सत्य बोल के अगर हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, अगर दिक्कत हो रही है, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है कि ऐसा ऐसा सिस्टम समझो कि एक आदमी है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हैं,
इसको मारने के लिए। आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो, ये बोलता है कि भाई मेरे को बचा लो, गुंडे आ रहे हैं मेरे पीछे। आपने कहा यार मैं कैसे बचाऊं, इतने में कहता कहता ये इधर एक छुपने की जगह थी, पेड़ के पीछे छुप गया। इतने में 4 लोग आए, आपसे पूछे कि भाई बता वो पर्सन कहाँ गया है, वो बंदे को जाते हुए देखा तूने। अब आपका, आप हो डियोंटोलॉजिस्ट, आप कहोगे अरे साहब मैं तो हमेशा सत्य बोलूंगा, ट्रुथ बोलूंगा। आप बोले वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, उसको मार दिया उन्होंने। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहता है कि भाई तू कितना बड़ा बेवकूफ है, तू डियोंटोलॉजी को क्यों फॉलो कर रहा है, तू एंड देखता ना भाई। ये बोल रहा है कि नहीं नहीं साहब मैं तो ये देखूंगा ना मेरे एक्शंस कैसे है, मेरे को अपने तरीका सही रखना है ना, और उससे एंड कुछ भी हो, बोले उसके कारण क्या है, उसके कारण वो मर गया भाई। तो तुम्हें अपना तरीका यहाँ पर गलत, फॉर एग्जाम्पल, एम आई ऑडिबल, एम आई, Yes, sir. हाँ फॉर एग्जाम्पल युधिष्ठिर वाला एग्जाम्पल देखो, हाफ ट्रूथ थ्योरी वाला। अब युधिष्ठिर बोल देता भाई मैं तो नहीं बोल रहा अश्वत्थामा मर गया, ऐसा मैं तो नहीं बोल रहा, आई विल नॉट से लाइक दैट, वो तो फिर ट्रुथ नहीं बोला उसके अंदर। तो फिर चीजें संभलती नहीं ना। द्रोणाचार्य लोग 10 रोज 10-10 हजार लोगों को मार रहे थे, तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, उसको ही करना ही पड़ा। अब आप देखेंगे कृष्ण जो है उन्होंने कितनी सारी चीजें करी, कितने सारी चीजें करी जो मोरली राइट नहीं है। सूरज अस्त नहीं हो रहा तो सूरज को अस्त कर दिया, समझ में आ रहा है। कर्ण का पहिया फंस गया था, उसको बोला अर्जुन को मार इसको, वो सब मोरली राइट नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो कर रहे हैं उस वक्त, समझ रहे हैं जी। तो यहां पर इस तरह से आप इसके अंदर समझो, राइट। अब चलो एक एग्जांपल और देते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये होता है ट्रॉली डिलेमा, आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर ट्रॉली डिलेमा, इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता दूं। एक ट्रेन यहां से आ रही है, अब ट्रेन यहां से आ रही है, यहां पर 4 आदमी, यहां पर 5 आदमी बंधे हुए हैं, ठीक है सर, और यहां पर एक सिंगल आदमी बंधा हुआ है, राइट। अब ट्रेन यहां पर आ रही है, सीधे सीधे आएगी और सीधे सीधे इन 5 लोगों को उड़ा देगी, क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर जो है उसके ब्रेक फेल हो गए, राइट, ब्रेक फेल हो गए उसके बाद, तो वो आएगा सीधे सीधे और सीधे सीधे आके उसको उड़ा देगा, इन 4 लोगों को उड़ा देगा, राइट। चलो, आप यहां पर खड़े हैं, आपके हाथ में एक लीवर है, आप क्या कर सकते हो, आप इसका ब्रेक तो नहीं लगा सकते ट्रेन का, पर आप इस ट्रेन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, पटरी चेंज कर सकते हो। आपके हाथ में यहां पर लीवर है, अब ये देख रहे हैं ये ट्रेन आ रही है, टक 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 टक, ये 5 आदमियों को उड़ा देगी। आपके पास एक तरीका है इन 5 आदमियों को बताने के लिए कि आप इस ट्रेन की डायरेक्शन चेंज कर दो। ब्रेक तो आप नहीं कर सकते, पर डायरेक्शन चेंज आप कर सकते हो, और जैसे आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो 5 के बदले में एक आदमी मर जाएगा, ये तो मरेगा। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, अब आपके पास 2 अप्रोच है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करते हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अगर फॉलो करते हो, तो आप क्या करोगे, इस लीवर को खींच दोगे, और लीवर खींचने से 5 के बदले में एक आदमी मरेगा। पर अगर आप ये लीवर खींच रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए डियोंटोलॉजिकल हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। डियोंटोलॉजिकल के अंदर आप ये कहेंगे कि डू नॉट हार्म द अदर्स, मतलब आप इंटेंशनली किसी को हार्म कर रहे हैं, आपके कारण वो आदमी मरा, है ना। तो आपने किसी को बचाया पर किसी और को मार दिया, वही डॉक्टर वाला डिलेमा जो था, इसकी तो कोई था ही नहीं, इसके ही दिक्कत था कि ये 5 आदमी मर रहे थे, ये सामने आ रहा था, तो आपने जब उसको करा तो आपका एक्शन हो गया ना, वो एक्शन आपका राइट नहीं है, आपने एक्शन मतलब एक तरह से एक आदमी को इंटेंशनली आपने मार दिया। तो ये चीज है, जैसे इसको आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे ट्रॉली प्रॉब्लम के अंदर ऐसा होता है, इस तरह से लिख देना। मैंने आपको यहाँ पे पूरा लिख दिया है कैसा कैसा है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, 150 वर्ड ही है, क्योंकि इन केस ऑफ ट्रॉली प्रॉब्लम इथिकल डिलेमा ऐसा इस तरह का था कि टू पुल द लीवर और नॉट, ऐसा भी लिख दोगे तो चलेगा।
पर समझाने के लिए इसके अंदर पूरा का पूरा मैंने आपको लिख दिया है, राइट। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो इमेजिन यू आर स्टैंडिंग नियर ए रेलवे ट्रैक व्हेन यू सी ए रनअवे ट्रॉली हर्टलिंग डाउन द ट्रैक अहेड 5 people are tied to the track and are unable to move. The trolley is headed straight for them and they will be killed if nothing is done. However, you notice a lever nearby, if pulled, will divert the trolley on the different track, but on this track there is only one person tied who will be killed if the trolley is diverted. तो आपके पास दो अप्रोच है यहां पर, ठीक है। या तो कुछ मत करो, ठीक है, या फिर आप लीवर को पुल कर दो। जो कुछ मत करो वाला अप्रोच जो है ना, दैट विल बी फॉलोड बाय द डिओन्टोलॉजी, ठीक है। डिओन्टोलॉजी वाला क्या करेगा, एथिक्स पर्सपेक्टिव द एक्शन ऑफ पुलिंग द लीवर माइट बी सीन एज ए डायरेक्टली कॉजिंग हार्म टू द वन पर्सन ऑन द डाइवर्टेड ट्रैक वायलेटिंग प्रिंसिपल्स सच एज डू नॉट हार्म द अदर्स, डू नॉट ट्रीट पीपल एज मियर एंड्स, ठीक है। उस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने एक तरह से डिओन्टोलॉजी वाले में तो आप नहीं खींचोगे, पर यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे कि एक की मौत के बदले 4 लोग अच्छे से जी रहे हैं, 5 लोग अच्छे से जी रहे हैं, तो दैट इज मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, तो अपन खींच दो लीवर। इस तरह से यहां पर दो अप्रोच है। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नॉर्मेटिव इथिक्स पढ़ रहे थे, और नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर हमने दो अप्रोच देखी। पहली अप्रोच हमने देखी डिओन्टोलॉजी, और दूसरी अप्रोच जो देखी हमने देखी टेलियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, ठीक है। अब तीसरी एक और अप्रोच अपन को दिखनी है, दैट इज नोन एज वर्च्यू एथिक्स। अच्छा, हम एक बार इसको देखें तो इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने कहा कि साहब एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड, ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड, मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड। यहां पे बोला एक्शन गया भाड़ में, मीन्स गए भाड़ में, ड्यूटी गई भाड़ में, हमारा एंड इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर एंड ठीक हो रहा है तो ड्यूटी भी तुम्हारी ठीक मानी जाएगी, इस तरह से टेलियोलॉजी के अंदर। वर्च्यू एथिक्स कुछ अलग ही बात बोल रहा है। वर्च्यू एथिक्स ऐसे बोल रहा है कि यार आपको जरूरत क्यों पड़ रही है सब चीजें देखने की, कि आपको रूल बुक उठाने की कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से आपको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, नहीं। आप अपने एंड को देख रहे हैं कि एंड सही है कि गलत है, नहीं। आप अपने अंदर एक वर्चूज क्रिएट कर लो ना, अपने अंदर अपनी क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर को अपने को ठीक कर लो ना। अगर आपका क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर ठीक है, अगर आप वर्चुअस पर्सन है, जो कि एथिकल पर्सन है, अगर ऑनेस्टी आपके अंदर कूट कूट कर बढ़ी है, तो आपको रूल देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको एंड फॉलो करूं कि ये फॉलो करूं उसकी जरूरत ही नहीं है। आप अपना वर्चू है तो आप अपने वर्चू के हिसाब से जो भी करोगे वो ठीक ही रहेगा। तो मतलब इसके अंदर इससे ऊपर बढ़कर बात करी जा रही है कि एक्शंस रूल बुक को हाथ में लेकर चलने से कोई मतलब नहीं है, या फिर एंड की तरफ देखने से अपने अंदर क्या कर लो, इनकलकेट कर लो वर्चुअल सिस्टम, वो वर्चुअल सिस्टम, एथिकल सिस्टम अपने आप के अंदर बना लो। वो कैसे होगा, बार बार में एथिक्स को प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। इस पेपर का, जीएस पेपर 4 का भी यही है कि भैया सिविल सर्विसेज के अंदर आपको रूल दे दें आपको कि भाई देखो ये लो रूल, इसको आप फॉलो करो, वो ठीक नहीं है। सिविल सर्विसेज के अंदर इथिक्स पेपर डालने का यही है कि आप एथिकली करेक्ट कर दो ना इस आदमी को, किसी तरह से ऐसे पढ़ाओ कि इसकी पर्सनैलिटी के अंदर ही चेंज आ जाए, कि गलत काम करे ही नहीं, इसके एक्शंस अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। फिर टेलियोलॉजी ये एंड वेंड सही है कि गलत है वो अपने आप ही देख लेगा, बार बार में इसके अंदर डिलेमा ही नहीं आएगा। ऐसा कोई काम कर दो ना। तो वर्चू एथिक्स के अंदर मतलब कि आप अपने अंदर किसी तरह से वर्चू डेवलप करो, क्योंकि इसका मानना यह है वर्चू एथिक्स का कि एक वर्चुअस पर्सन जो भी करेगा सही करेगा। अब चाहे वो मीन्स देखे एंड देखे, जो भी करेगा वो सही करेगा, अगर एक पर्सन वर्चुअस है तो। गांधी अगर वर्चुअस है, गांधी अगर वर्चुअस है तो वो जो भी करेंगे सही करेंगे। तो हमारे को अपने सिस्टम के अंदर, अपने अंदर वैल्यू सिस्टम इनकलकेट कर दें किसी तरह से, ऐसी क्वालिटी कर दें जिसके अंदर आपके अपना आपका अंदर इथिकल डिलेमा ही नहीं है। आप खुद पता कर रहे हैं, आपको किसी कृष्ण की जरूरत नहीं है उसके अंदर कि भैया क्या करूं मधुसूदन, क्या सही है क्या गलत है मुझे बता दो, नहीं, आप खुद ही कृष्ण हैं। कृष्ण जो थे वो वर्चुअस बीइंग थे, उनको पता था कि भाई उन्होंने सूरज को अस्त भी करा, समझ में आ रहा है। वो अगर हम देखेंगे तो डिओन्टोलॉजी के हिसाब से गलत था, पर उन्हें पता है क्या करना है, उनको कब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो करना है, कब डिओन्टोलॉजी फॉलो करना है, उनको पता है, क्योंकि ही इज द वर्चुअस पर्सन। उन्होंने कर्ण को भी धोखे से मारा, दुर्योधन को भी धोखे से मारा, कुछ धोखा ही तो करा उन्होंने, पर उन्होंने पीस एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करी। दे दो हमको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, कि 5 गांव दे दो,
हम उसी में खुश रहेंगे। समझ में आ रहा है? उन्होंने जब लड़ने का बात आई तो उन्होंने लड़ाई भी करी, उनके अंदर पूरा एक कंप्लीट सिस्टम है ना उनके अंदर। जब वो पीस टॉक्स पे आते हैं तो पीस टॉक के बिल्कुल ही नीचे गिर गए पैरों में, भैया 5-5 गांव दे दो, ये 5 पांडव जो हैं इनको गांव दे दो आप, ये राजा के बेटे हैं ठीक है, बट ये गांव में भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, ठीक है, तो इसीलिए तो हुआ। फिर उन्होंने कहा भाई ये तो मान ही नहीं रहे, तो अब हमको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अब हमें अप्रोच चेंज करनी पड़ी, अब तो लड़के लेना पड़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके हाथ में राजपाट आ गया तो ये तो बर्बाद कर देंगे सबको, फॉर द ग्रेटर गुड। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बेंथम की थ्योरी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, हमें ये करना पड़ेगा। युद्ध करवा दिया। युद्ध में फिर अर्जुन घबरा रहा था, अब अर्जुन घबरा रहा है तो देखो इस युद्ध के अंदर अगर अर्जुन घबरा जाएगा, ही इज द मेन प्लेयर, तो पांडव की तो हार निश्चित ही है। फिर कर्ण को रोकने वाला कोई नहीं है, गुरु द्रोण को रोकने वाला कोई नहीं है, उनके सारे भीष्म पिताओं को रोकने वाला कोई नहीं है, भीम भीम से कुछ नहीं होगा, गदा ही घुमाते रहेंगे। अर्जुन वॉज द मेन प्लेयर, वही डगमगा रहा है, मेरा गांडीव छूटा जा रहा है भाई मेरे हाथ से, तो कृष्ण समझ जाएंगे भाई ये अगर फिसल गया ना बंदा तो फिर गए काम से। कृष्ण बोलेंगे भाई एक काम करो, तुम लड़ो। वो बोलेगा भाई ये सारे लोग खड़े हैं मेरे सामने, ये मेरा भाई, ये मेरे गुरु, ये मेरे पितामह, इनको कैसे मारूं? कृष्ण सोचेगा यार करूं क्या इस बंदे का, इसको लड़ना तो पड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर उन्होंने अपना एक बेस्ट स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट अगर आप फिलोसफिकली देखोगे तो बहुत अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट है, बट प्रैक्टिकली भी उस वक्त उस स्टेटमेंट की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने दिया कि ये जो खड़े हैं ना, तुझे लगता है कि तू इनको मार देगा, पर ये मरेंगे ही नहीं। क्यों? इनका शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा अमर है, सोल इज इटर्नल। ये बात अगर अर्जुन के दिमाग में बैठ गई तो अर्जुन आराम से तीर चलाएगा, अर्जुन कहेगा आराम से मारो इनको, ये तो मरेंगे नहीं, सोल इज इटर्नल। सोल एक ऐसी चीज है जिसको तुम ना जला सकते हो, ना काट सकते हो, ना मार सकते हो, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो तुमको लगता है तुम उसको मार दोगे, गुरुद्रोण को नहीं मार सकते, क्योंकि जब तुम नहीं थे तभी भी ये थे, तभी भी आत्मा अमर थी, जब ये नहीं थे तो भी आत्मा थी, तो तुम इसको तो नहीं मार सकते। ये दिमाग में उसके सेट कर दिया, उसने कहा ठीक है भाई मैं तो मार देता हूँ उसको, मरा तो नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे सर ये तो सर अभी आपने जैसे हमको बताया, कृष्ण तो बड़े खराब आदमी थे। कृष्ण तो अर्जुन देखो जो सही चीज है वो क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखना, आप दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये चीजें है ना बहुत सारी केस स्टडीज के अंदर काम आएगी, कहानी नहीं सुना रहा मैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपके अंदर वर्चू डेवलप कर रहा हूं मैं किसी तरह से, कि आप अगर डिओन्टोलॉजी को लेके ही बैठ जाओगे तो बर्बाद कर दोगे देश को, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर बैठ जाओगे तो बर्बाद कर दोगे। आप अपने अंदर वर्चू एथिक्स डेवलप कर लो, जब जो सही है उसको करो, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वर्चू एथिक्स वाले। अब आप कहेंगे सर कृष्ण ने तो बहुत गलत करा, उसको हम उनको हम भगवान बोलते हैं, लॉर्ड कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को, अर्जुन एक बहुत ही पीसफुल बंदा बनने वाला था, पीस एस्टेब्लिश करना चाहता था अर्जुन, कि यार मत लड़ो, दे दो सर इनको, जो रखना है रख लो, इनको थोड़ा ना मारूंगा मैं, उस राजपाट का करूंगा भी क्या जो मेरे भाइयों के खून से लथपथ होगा। वो तो पीस एस्टेब्लिश करना, कृष्ण के लगी बड़ी है, नहीं 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 भाई लड़ लड़ लड़, ये तो गलत है। पर अगर इसको गहराई में सोचोगे, गहराई में सोचो, अर्जुन कौन है? अर्जुन है क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब कास्ट वाला क्षत्रिय नहीं बोल रहा, अर्जुन का धर्म क्या है, इसने सीखा क्या है, इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिक नेचर क्या है, लड़ना, लड़ाई करना। इसी के लिए जाना जाता है, इसी के लिए इसने पूरे तन मन धन से हमेशा लड़ाई करी है इसने। अभी ये जो कह रहा है ना कि मेरे को पीस हो रही है और मैं पीस चाहता हूं और ये चाहता हूं, ये सब नाटक कर रहा है, कृष्ण को भी पता है, क्योंकि इसका बेसिक नेचर तो यही है, लड़ना। अभी कह दो कि ये सेना की जगह कोई दूसरा आदमी खड़ा कर दो, अर्जुन अभी अपना गांडी उठा लेगा, सबको मार देगा। वो मार क्यों नहीं रहा? वो मारना चाहता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो मारना अपने बंधुओं को नहीं चाहता, अपने लोगों को नहीं चाहता। लोग चेंज कर दो, सारे गाजर मूलियों की तरह काट देगा सबको। कृष्ण जानते हैं ये हिंसक प्रवृत्ति का ही आदमी है, इससे अहिंसा होगी भी नहीं। आज को मैं कह दूंगा चल भाई ठीक है जंगल में चल रहा, तो वहां पर भी इसका कहीं ना कहीं हिंसक वाला प्रवृत्ति रहेगा ही। ये इसकी जगह अगर मैं ऐसे समझता हूं, अगर मान लीजिए कृष्ण अर्जुन की जगह जो है ना गांधी होते, गांधी बोल रहे होते ना, या फिर महावीर होते कि साहब मेरे को नहीं लड़ना, तो कृष्ण यही एडवाइस करते उनको, भाई तू पागल है, क्यों लड़ रहा है तू, तेरा प्रकृति नहीं है लड़ने की, तेरे गुण ही नहीं है लड़ने के,
तो जबरदस्ती गांडी उठाकर खड़ा है, चल चल, अपन तो अहिंसक आदमी, उनको तो भेज देता वो महावीर। पर यहाँ पे कृष्ण के सामने अर्जुन है, तो अर्जुन को बोल रहा है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसी देखो, अगर मान लो यहाँ पर आप कहें डिओन्टोलॉजी ही हम तो फॉलो करेंगे, कृष्ण बोले डिओन्टोलॉजी करूंगा भाई मैं तो फॉलो, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि लड़, बिकॉज टू हार्म एनीवन एल्स इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू, इज नॉट अकॉर्डिंग टू ड्यूटी। पर यहाँ वो देख रहे हैं, यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर अर्जुन है, और यहाँ पर तुम रख दो महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी गांडी लेके खड़े हैं, अजीब से लगेंगे। बोले मैं लड़ रहा हूं, तो कृष्ण उनको बोलते पागल वागल हो गया, चक्कर गया तेरे साथ, साइड में बैठ जाए चुपचाप, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। महावीर आ जाते हैं, मान लीजिए महावीर से बोलते हैं, अगर महावीर आप इतने अहिंसक हो गए, आप कैसे लड़ सकते हो। और यहाँ पर है अर्जुन, अर्जुन का हिंसा ही उसकी प्रवृत्ति है, उसका वर्चू जो है ना, वो क्या है, वर्चू, उसका वर्चू यही है, हिंसा करना है, तो वो उसको हिंसा के लिए ही कह रहा है। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू कन्वे। तो उसका क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर वही है, यही प्लेटो बोलते हैं, है ना। प्लेटो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि प्लेटो भी ये बोलते हैं, जो आपकी क्वालिटी है उसके हिसाब से आप काम करो, तभी जाकर जस्टिस होगा। आप हो डेढ़ पसली, ठीक है, और आप कहेंगे कि नहीं हम तो सोल्जर बनेंगे, तो नहीं हो पाएगा। आपके अंदर बिल्कुल करेज नहीं है, गोली की आवाज सुनते ही आप डर जाते हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्लेटो को अभी हम पढ़ेंगे, प्लेटो के वर्चू एथिक्स को, ठीक है, तब उसके अंदर समझेंगे वो क्या बोल रहे थे साहब, ठीक है। चलो वर्चू एथिक्स हम समझते हैं, वर्चू एथिक्स क्या है। आई होप आपका एक माइंडसेट बन रहा होगा कि हाँ भाई चीजों को किस तरह से समझना इंपॉर्टेंट। अब इन चीजों को आप कहीं पर भी अगर एक बार समझ जाओगे तो कहीं पर भी यूज कर लोगे, मैं बताऊंगा आगे चलकर, मैं बार बार आपको इसीलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में ये बात चली जाए। तो आप यहाँ पर देखो, वर्चू एथिक्स के अंदर एक अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वर्चुअस पर्सन ऑलवेज डज द राइट थिंग। अगर हमारा एक्शंस आर मैनिफेस्टेशन ऑफ अवर इनर सेल्फ, इफ यू आर ए गुड पर्सन, अगर आप गुड पर्सन है, ऑल योर एक्शन शैल बी गुड। कृष्ण गुड पर्सन थे तो उसके एक्शंस सारे गुण माने जाएंगे, कैसे उसमें कर्ण का वध हो, चाहे दुर्योधन का वध हो, चाहे उसका वध हो, सबका अगर हम देखें डिओन्टोलॉजी के हिसाब से तो सब गलत थे, पर क्योंकि तुम वर्चुअस पर्सन हो तो तुम्हारे हर कर, अगर आप वर्चुअस, अगर आपके बैड पर्सन हो तो कोई भी आप एक्शन आपका जो होगा वो सही नहीं होगा। तो इसके अंदर ये वर्चू एथिक्स के अंदर ये मानकर इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। वर्चू एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव इथिकल थ्योरी दैट एम्फसाइज द कैरेक्टर ट्रेट्स और वर्चू दैट इंडिविजुअल शुड कल्टीवेट टू लीड द गुड एंड फुलफिलिंग लाइफ। कहां तुम रूल बुक लेकर चल रहे हो, आप अपने अंदर ही चेंज कर लो ना, अपने आप को वर्चुअस बना लो। अगर आप वर्चुअस बन गए तो इसके अंदर एक स्टेप आगे है, इसके अंदर यह है कि अपने अंदर चेंज कर लो, जो कि यूपीएससी का पेपर ही तुमसे चाहता है कि तुम वर्चू एथिक्स को फॉलो करो। बार बार थोड़ी ना बताएंगे भाई ये काम तूने गलत कर दिया, ये कर दिया, ये वो कर दिया। आप ऑनेस्ट बन जाओ ना खुद ही अपने काम के। अनलाइक कॉन्सिक्वेशनलिस्ट और डिओन्टोलॉजिकल एथिकल थ्योरीज विच फोकसेस रेस्पेक्टिवली ऑन आउटकम्स और द रूल्स, जो कि आउटकम्स, कॉन्सिक्वेशनलिस्ट जो है आउटकम्स के ऊपर फोकस करता है, डिओन्टोलॉजी जो होता है वो रूल्स के ऊपर फोकस करता है। वर्चू एथिक्स प्लेस इट्स प्राइमरी एम्फेसिस ऑन द मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द पर्सन, ठीक है। वर्चू ethics not only deals with the rightness or wrongness of individual action, it provides, है ना, कृष्ण को हम उसके एक्शन के बेसिस पे अगर जज करेंगे तो बहुत ही गलत थे वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ ए गुड पर्सन विल सीक टू अचीव, क्या वो अचीव करना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो कर रहा है कि डिओन्टोलॉजी, वो नहीं देखेंगे, हम कहेंगे ये वर्चुअस पर्सन है, ये सही करेगा जो करेगा, कृष्ण है ये सही करेंगे जो करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो ये चीज है ना, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करना है बहुत मुश्किल है, टीचर्स को नहीं पता वर्चुअल एथिक्स का मतलब है क्या चीज, समझाएं कैसे। और मैं अगर आपको डेफिनेशन समझाता नहीं, पर एग्जांपल दूंगा, कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, तो आपके दिमाग में वो बात रहेगी और कॉपी में उतर जाएगी वो, नहीं तो रटते रह जाओगे डेफिनेशन, है ना। वर्चुअल एथिक्स प्रोवाइड ए होलिस्टिक अप्रोच टू एथिकल थ्योरी बाय एम्फसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअस कैरेक्टर ट्रेट्स एज फाउंडेशनल टू एथिकल बिहेवियर एंड ह्यूमन फ्लरिशिंग। कि वर्चुअस कैरेक्टर जो होगा ना वो इंपॉर्टेंट है, वही एथिकल बिहेवियर आपका लाएगा, ह्यूमन फ्लरिशिंग होगा। इट गाइड्स इंडिविजुअल नॉट ओनली इन डिटरमाइनिंग व्हाट एक्शंस आर मोरली राइट बट आल्सो इन कल्टीवेटिंग, कि भाई तुमको क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो तो पता ही चलेगा तुमको, और उसके साथ साथ उसको कल्टीवेट भी करो। ये चीज इसके अंदर वर्चू एथिक्स में होती है, राइट। तो वर्चू एथिक्स ये सब होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटो की थ्योरी, ठीक है। एक बहुत बड़े फिलोसफर है प्लेटो, और बहुत बड़े फिलोसफर, और पहली बार हम कोई फिलोसफर को ढंग से पढ़ेंगे प्लेटो को, बट ये कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, आज की क्लास इतनी ही है, राइट। आज मुझे कहीं पर जाना है एक्चुअली, ठीक है, दैट्स व्हाई आज हम इतना ही क्लास लेते हैं।
कल हम इसके अंदर प्लेटो से स्टार्ट करेंगे और पूरा डायमेंशन ऑफ एथिक्स को कंप्लीट करके हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। बस मेरे को ना आप 2 दिन और दे दो, फिर आपके आंसर राइटिंग का भी आपको बताने लग जाएंगे किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी, ठीक है। 2-3 दिन और दे दो, क्योंकि कंटेंट तो हो, पहले आंसर राइटिंग करने के लिए थोड़ा कंटेंट तो हमारे पास, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आपके पास ग्रुप है, ग्रुप को अच्छे से यूटिलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर डाउट वाउट पूछने के लिए। और कोई भी डाउट हो तो कल आता है तो कल पूछो, पर पूछो, ऐसे चुपचाप चुपचाप नहीं रहना है, क्लास के अंदर पूछना है। कोई भी डाउट आए, वैसे तो डाउट आना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कराएंगे आपको, ठीक है, बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, पर अगर डाउट आता भी है इन केस तो आपको पूछना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो काइंडली। बाय बाय।